और चैट के अंदर कुछ भाई सर लिनक्स पर सेफ ब्राउज़र नहीं चल रहा यार, ये एक मसला है। ये आप जो है वो उनको बताएं। और इसकी एक जुगाड़ जो है मेरे ख्याल से ये है कि आप जो है वो कोई विंडोज़ कंप्यूटर ले लें या विंडोज़ का वर्चुअल मशीन जो है वो इंस्टॉल कर लें लिनक्स में, और उसके बाद उसके अंदर सेफ ब्राउज़र चलाएं और उसके अंदर अपना एग्ज़ाम दे दें। ठीक है सर दोबारा पढ़ गया सर। लिनक्स में जो है वो वीएम प्लेयर नाम के यूटिलिटी वो आता है, वीएम प्लेयर, ये डाउनलोड कर लो। VMPLAYER, सही है? ठीक है, ये डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के सर बाद इसको इंस्टॉल कर लें और इसके अंदर जो है वो आप विंडोज़ इंस्टॉल कर लें। ठीक है, विंडोज़ में एग्जाम ब्राउज़र इंस्टॉल कर लो। कैसा? जबरदस्त सर। सर वो आपको क्वार्टर 4 का सिलेबस मालूम है सर? ये भी वो क्वार्टर 3 के बाद कोर्स खत्म हो रहा है। यस सर। सर सही क्योंकि बताएं। लोग पढ़ नहीं रहे। अब मतलब आप टोटल जो है वो देखो, हमारी क्लास के अंदर 300 350 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी, 17 स्टूडेंट है। सर एक बात पूछूं मैं आपसे? सर अभी ना वो सर जिया ने एक पोस्ट लगाई है, कोई एक लड़का है बड़ा अच्छा, उसने टेंसर फ्लो का सर्टिफिकेशन कर ली गूगल से। सही बात है। सर वो मतलब है कौन सर? वो क्लास में नजर तो कभी नहीं आया सर वो साहब, या शायद सर नासिर के पास हो वो असल में सैलानी का है। अच्छा वो PIAC का नहीं है? ओके। सर जिया भी सर वो देखे सर, मार्केटिंग तो सर जिया भी करते सर, आप मुझे बोलते हैं तो हमारे बॉस है, उन्होंने वो तुम उससे बैच 1 क्वार्टर 3 लिखा था सर। तुम उससे और राब्ता करके उसकी वीडियो बना लो ना यार, कि तुम मेरे साथ मिलकर जरा शेयर कर लो, हम दोनों मिलकर जो है। सर कोई मुंह नहीं लगाता, मैंने क्लास के बच्चों को मैसेजेस किए, उनसे सब कुछ करने की कोशिश की सर, तो बहुत ही कम थे जिन्होंने रिस्पांस दिया। या तो वो ऑफिस टाइमिंग में मैसेज करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बात का, तो वो फिर खैर सर अब क्या करें, दुनिया देखो ऐसी मैं चलती है। कोई बात नहीं सर, अपना कंधा हम खुद बन के आगे बनकर आगे बढ़ेंगे सर। नहीं, ये गलत है। बड़ा अच्छा तुमने याद आया। 5 मिनट में आप लोगों से लूंगा, और आप लोगों से ना मैंने अभी रिसेंटली जो है ना एक चीज़ शेयर की है, वो आप लोगों से भी जो है ना मैं शेयर करता हूँ कि हमें अगर एक प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसकी मेरे ख्याल से क्या रिक्वायरमेंट है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसका ताल्लुक जो है वो किताबों से नहीं है। मतलब ये वो वाली बातें, मैं किताबी बातें नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है आप लोगों को 1-2 साल पढ़ा कर, ये उसके हवाले से है। तो सर मैं आपकी वीडियो बना लूं सर? जूम पे आ जाए जरा, अच्छी सी बना लेते हैं सर। मैं आजकल एक काम कर रहा हूँ रिग्रेशन के ऊपर, एडवांस रिग्रेशन के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर कुछ काम करूंगा ना, तो फिर जो है वो तुम्हें जो है ना चीजें बना के वीडियो में बना दूंगा। ठीक हो गया कैमरा सर। कौन सा चाहिए यार? अच्छा कैमरा नहीं है मेरा, वो जो है ना सर कोई HD मसला कैमरा। नहीं है, मैं हूं ना एडिट करने के लिए सर। अबे वो एडिट जूम कैमरा कहाँ से लाओगे? मुझे सर कैमरा चाहिए DSLR तो है अच्छा। मेरे पास, नहीं, DSLR है बात मेरे पास। DSLR तो तो बहुत महंगा है, लेकिन कोई वीडियो वेब कैम ऐसा हो जो 5,000 रुपए का हो, लेकिन उसकी सर क्वालिटी मैं थोड़ी आपको अच्छी हो। बता रहा हूँ, देखें सर, इट्स ऑल अबाउट एडिटिंग। इट्स ऑल अबाउट एडिटिंग। आप ना मोबाइल के कैमरे से भी शूट करें, एक प्रॉपर एडिटिंग डाल के जरा फिल्टर शिल्टर लगाएं, आवाज भी अच्छा आपकी चलो, ऐसी हो जाएगी जैसे नासा की टेक्नोलॉजी हो जाएगी बस सर। ठीक है, बस सही है। तो हम एक टीम बनाएंगे। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। आप उम्मीद है आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। और ये मैंने एक जो है ना वो एक ऐसा गेस्ट लेक्चर सेशन दिया था एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। तो मैंने इसके अंदर वो वाली बातें नहीं की जो किताबों में मिलती हैं, बल्कि वो वाली बातें की जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस सीखी है। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है आप लोग उसमें मेरे साथ रहिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कीजिएगा। माशाल्लाह से आप लोग Q3 के स्टूडेंट हैं, और मैं जब अक्सर डिफरेंट किस्म के लेक्चर या Q1 को पढ़ा भी रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन की वीडियो देख भी सकते हैं। मैं उसमें बताता हूँ कि यार जो हमारे Q3 के स्टूडेंट है, और ये बिल्कुल सच्ची बात है, उसमें से कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क पर नहीं तो फाइवर के ऊपर फ्रीलांस कर चुके हैं। वो अपना कुछ पैसे कमा रहे हैं। माना कि वो $10,000 नहीं कमा रहे, लेकिन वो आराम से $500 $600 भी कमाए। तो यार स्टार्टिंग के अंदर मुश्किल नहीं है। अगर आप कोई कंपनी भी ज्वाइन करेंगे, वो भी आपको शुरू में 30,000 रुपए देगी एज ए प्रोग्रामर। सही बात है सर, बिल्कुल तो तीस तीस इंटर्नशिप हजार होती है। 30,000 रुपए जो है
वो आपके बनते कितने बनते हैं आपको पता है? सर $150 बनते हैं तकरीबन, $140। ठीक है, $200 कर लो, मतलब $200 एक बंदा घर बैठे कमा रहा है, तो उसको क्या जरूरत है कि जो है वो जॉब करे, वो अच्छा इन्फॉर्मेशन गेन कर ले। अच्छा, इसी तरह फ्रीलांस के ऊपर ही मेरे पास कम से कम 2 लोगों के एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग कल की मेरी वीडियो देखेगा, मेरी जो वीडियो है QI वालों की मैंने शेयर की थी स्ट्रीम यार्ड के अंदर, उसके साथ मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे साथ थे, जो मेरे साथ एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम कर भी चुके हैं। उनका नाम है मंसूर अली। मंसूर अली ने जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से उन्होंने वेब डेवलपमेंट सीखी और वेब डेवलपमेंट के साथ अपवर्क पे काम करते रहे, तो उनको जो है एक पर्टिकुलर परमानेंट क्लाइंट बन गया है। वो उनका क्लाइंट जो है वो उन्हीं से काम लेता है और हर महीने जो है वो $1000 से $2000 तक वो ऑन एवरेज पर आवर की बेसिस पे कमा लेते हैं। वो बंदा जो है वो उनको जो है वो जो बंदा है उसको काम उनसे करवाने का इतना शौक है कि वो कहता है कि यार वो उसका बस नहीं चलता, मुझसे 20 घंटे भी काम करा सकता है, मतलब ही वांट सो मच वर्क। तो काम बहुत है उसके पास, वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोजाना 10 घंटे का काम कर रहा है। अब मैंने उससे प्राइस नहीं पूछी कि 10 घंटे के क्या चार्जेस है। अगर मैं $10 भी लगाऊं, जो कि एक मिनिमल चार्जेस है, $8 से कम तो लोग चार्जेस होते हैं ना, फाइबर पे भी जो मिनिमल चार्जेस है $5 है, तो मैं अगर $10 भी लगा रहा हूँ, तो आप ये बताएं कि रोजाना आप 10 घंटे काम कर रहे हैं और महीने के अंदर अगर आप 10 से 100 आवर्स, 300 आवर्स को आप 10 से मल्टीप्लाई, तो ये $3000 बन रहे हैं यार। $3000 अगर वो बच्चा कमा रहा है, उसके अंदर से उसके जो फाइबर की अपवर्क की फीस भी अगर मैं निकाल देता हूँ और उसके जो अपने खर्चे भी निकाल देता हूँ, अगर $2000 वो कमा रहा है, तो मतलब तो वो 3 लाख रुपए कमा रहा है। तो 3 लाख रुपए एक ऐसे बंदे को जिसको सिर्फ वेब डेवलपमेंट आती है, ये बहुत ज्यादा पैसे। ठीक है, तो आप अगर सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं तो आपको पैसे मिलने चाहिए। तो ये इतने पैसे $3 लाख जो मुझे मेरी कंपनी नहीं दे रही, $3000 के बराबर पैसे, सही है, माना कि वो मुझसे काम इतना नहीं लेती, सही है ना। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मसला है कि आप अपने लोगों को पैसे कम देते हैं, 4 एम्प्लॉय रख लेते हैं, लेकिन उनको काम भी कम दे रहे होते हैं। तो आप मेरे पास देखा जाए ईमानदारी से, तो बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपर काम करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, वो 10-10 घंटे काम नहीं करते, वो अक्सर 2-4 घंटे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पैसे कम मिल रहे होते हैं क्योंकि वो पर आवर के हिसाब से चार्ज नहीं हो रहा होता। वहां पर आपको पर आवर के हिसाब से चार्ज मिल रहा होता है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी जो है वो काम करें। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ सोचनी है कि आप जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। आप जो है वो किताब पढ़कर साइकिड लर्न, टेंसर फ्लो, पाईटार्च और स्टैक ओवरफ्लो कहीं ना कहीं से सोल्यूशन जो है वो छाप लेंगे, कोड छाप लेंगे, AI की लाइब्रेरी आप छाप लेंगे, लेकिन ये चीज़ कहाँ से लेकर आएंगे? ये बहुत ज़रूरी है। आप जब तक ये इसके ऊपर काम आपको फ़ौरन स्टार्ट कर देना चाहिए कि भाई किसी तरीके से मैं इस चीज़ को इंश्योर करूं कि मैं कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको कन्वर्ट कर सकता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो घर खरीदने में मदद देता है, उसको हम कहते हैं स्टेट एजेंट। आप क्या स्टेट एजेंट के कामों को AI में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपको फायदा है। सेल फोन खरीदना है या सेल फोन बेचना है, मार्केटिंग करनी है, ठीक है, गाड़ियां भी बेचनी है, आप जैसे ज़मीन.com है और पार्क व्हील है, पार्क व्हील और ये लोग सब लोग जो है ये गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियां बेचते हैं, या खुद भी अपनी गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी बेचते हैं, ये गाड़ी का रिव्यू करते हैं। क्या आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं AI में? जब तक आप अपनी चीज को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, आप ये काम नहीं कर सकते। आप बहुत सारे लोग हैं, उनको एक अपने लिए टीम चूज करनी है, क्या ये टीम चॉइस का जो सिलेक्शन है वो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं AI में? मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको जो है वो मिसाल के तौर पर आप AI के आपने टीम बना ली है, वो आपको जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए, तो क्या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए आप 100 लिंक्डइन की प्रोफाइल खुद चेक करेंगे मैन्युअली, या यहाँ पर आप जो है वो कोई AI इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? शुरू में आपको मुश्किलात होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखना। आप शुरू में आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है, लेकिन आज देखो जब आप Q1 में थे आपको पाइथन सही से समझ में नहीं आती थी, लेकिन Q3 में आते आते पाइथन तो आ गई है ना। आपको आ गई, नहीं आ गई, या अभी तक नहीं आई किसी को? यस सर, आ गई। तो अब आपकी जो नई लैंग्वेज है वो है, वो क्या है? ह्यूमन और नेचुरल इंटेलिजेंस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको ये तरीकाकार ढूंढना है
कि जब ये तरीकाकार मिल जाएगा उसको, उसके बाद तो फिर कोई मसला ही नहीं है ना। आपके पास वही 2-3 चीजें हैं, टेंसर फ्लो का मॉडल बनाना, टेंसर फ्लो का फिट लगाना, टेंसर फ्लो की एक्यूरेसी करना, और क्या है? कोई और इसके अलावा कुछ है? ठीक है, तो इसके अंदर मैंने उनको भी बताया और आपको भी बता रहा हूँ कि वी हैव डन लॉट ऑफ एआई बट वी हैव प्लस एचआई। हम जो है वो अभी तक ट्रांसफॉर्म वाला काम नहीं कर सके कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत पढ़ ली, हमारे पास टूल एंड टेक्निक्स तो बहुत है, लेकिन जब तक हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। अब हमारे कराची के अंदर मिसाल के तौर पर हर आदमी को प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन सोल्यूशन कौन सी मानी जाएगी? सोल्यूशन वो मानी जाएगी जो दराज ने, करीम ने, फूड पैंडा ने, पाक व्हील ने, सही है, इन लोगों ने इंप्लीमेंट की, या इन जैसे लोगों ने इंप्लीमेंट की गई। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अब अगर एक बंदे ने एक छोटा सी एप्लीकेशन बनाई हुई है इस्लाम 360, तो आखिर में देखा जाए तो सोल्यूशन तो उसने डिजाइन की है। अगर आपको 4,000 लोग और भी है जिनको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आती है या वेब डेवलपमेंट आती है, लेकिन वो कोई सोल्यूशन तो मार्केट में या सोसाइटी में प्रोवाइड नहीं कर रहे ना, वो तो नॉलेज लेकर बैठे हैं। असल चीज ये है कि क्या आप सोल्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी बुरी है, लेकिन यार सोल्यूशन तो उसने डिजाइन की है। और बात अगर क्या होता है, शुरू की जो सोल्यूशन है ना वो खराब होती है। आज आपके पास जो लैपटॉप है, आज से 20 साल पहले ये वाला लैपटॉप था क्या? नहीं था ना। लेकिन अगर हम उन पुराने घसे पीटे लैपटॉपों को यूज नहीं करते तो आज इससे पहले तक नहीं पहुंचते। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट पीसी के ऊपर लोग काम नहीं करते, अंग्रेज लोग, हम तो कर रहे नहीं शायद, हम लोगों ने ज्यादा, तो ये इस लेटेस्ट कंप्यूटेशन पे नहीं पहुंचते जब तक उन्होंने कमरों के बराबर अगर जो उन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाते तो वो एक छोटा सा प्रोसेसर कैसे बनाते? यहाँ से आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना, अग्री कर रहे हो ना? कोई मसला हो तो अभी बता दो, मैं बिल्कुल फेयर आदमी हूँ और ये आपके करियर से मुतल्लिक है, तो आप इस पे धड़ाधड़ सवाल कर सकते हैं कि सर आप जो इस पे ये वाली बात कर रहे हैं, इस्लाम गलत कर रहे हैं। 360 इस्लाम 360 जो एप्लीकेशन है ना सर जाहिद शिपा साहब की, हाँ, सर हाँ, वो मेरे टीचर रह चुके हैं 2010 में। मैं सीए कर रहा सही था, है, मॉड्यूल ए के टीचर थे वो। सर सही है। वो उससे पहले भी 3-4 साल से काम कर रहे थे। वो उस टाइम सीआरटी मॉनिटर पे काम करते थे। वो हमको बता देते कि उनकी आंखें सूज जाती थी, क्लास में आते थे ना उनकी आंखें लाल हो रही होती थी बकायदा से। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो तो मैं बताना उन्होंने चाह रहा था कि भाई आपको काफी अगर मेहनत पैसे की है। कमाने हैं ना, मैं आपको अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। मतलब मैं जो है एक बहुत ही लोअर फैमिली से जो है ना वो बिलोंग करता हूँ। मैं मतलब आपसे सिंपैथी लेना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो मैट्रिक के बाद से फुल टाइम जॉब करता था अपनी अर्निंग के लिए, और मैं जो हूँ वो इवनिंग कॉलेजेस में और ट्यूशन सेंटर में जाके पढ़ता था। लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी और मैंने काम किया। फिर मुझे कंप्यूटर मिला तो मैंने कंप्यूटर में बड़ा टाइम लगाया, लेकिन उसका रिजल्ट ये आया कि मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं कंप्यूटर उस मतलब 92 के अंदर जो है वो मैं जो है वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। 92 में शायद आप में से कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे या शायद बच्चे होंगे, स्कूल में होंगे। तो सर एज बता देगा अपनी, हाँ अपनी एज भी बता दीजिएगा सर। भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने मैट्रिक जो है वो 1988 में किया है। तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट हो या शायद सारे हों जो 1988 में पैदा भी नहीं हुए हों। बिल्कुल सर। सर है ना? 97 में हुआ हूँ मैं। हाँ ग्रेट। तो मैं बताना चाह रहा था कि उस जमाने में मेरे पास ये चॉइस थी कि यार मैं उस जमाने में कंप्यूटर इतना नहीं था कि हो सकता है मैं जो है वो अकाउंटेंट बन जाता, ये कर देता। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मैं जितने ज्यादा इंजॉय करता हूँ, ठीक है, और जितने ज्यादा जो है वो पैसे कमाता हूँ, उसकी वजह ये है कि मैंने कंप्यूटर पे काम किया। सही है ना? तो अरसलान सॉरी आराइन ने शायद कोई हैंड रेस किया है, मैं उनसे बोलूंगा भाई वो अपना सवाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब तक आप और उसकी वजह ये थी कि मैंने क्या किया, लोगों को सोल्यूशन देने शुरू कर दिए। लोग मुझसे कहते थे यार ये वाला काम कंप्यूटर पे कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ यार मैं कोशिश करता हूँ। शुरू के कई काम ऐसे हुए जिसके अंदर कचरा हो गया, वो काम नहीं हुआ, उसके मेरे पास सारा टाइम जाया हो गया, पैसे भी नहीं मिले। लेकिन वो आहिस्ता 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 मैं मेच्योर हो गया और मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए। तो आपको जो है वो सबसे पहले काम करना है कि आपको अगर एआई में काम करना है तो आपको लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और उसके लिए जो है वो आपको इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, डेटा एनालिटिक्स की, डेटा प्री प्रोसेसिंग की, पोस्ट प्रोसेसिंग की, इसके ऊपर भी आप लोग हाथ साफ करते रहें, ठीक है। एक और चीज़ जो हम शायद नहीं कर रहे हैं या करने चाहिए, वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की भी नॉलेज आपको लेनी है।
सही है। इसमें से अगर कोई सवाल है इस वाली हाईलाइटेड चीज में तो आप वो कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें जो हैं हम आपको Q4 में पढ़ाएंगे भी, सही है, मिसाल के तौर पे ये वाली सर और आप तो क्लाउड Q4 कंप्यूटिंग। का खत्म करने का कह रहे हैं सर, मेरा तो भाई दिल ही पढ़ने, टूट गया सर। भाई कोई पढ़ने आएगा तो पढ़ाएंगे ना यार। ओके ओके। सर ये सर्विस डेवलपमेंट क्या चीज है सर? सर्विस डेवलपमेंट का मतलब है कि आप जो है वो माइक्रो सर्विस बनाएंगे। ये मैं जरा इसको माइक्रो कर देता हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं कि बजाय ये कि बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाएं, आप छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाते हैं और उन एप्लीकेशन को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक AI बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन ये है, जैसे केगल की साइट है, आपको भी ऐसी बनानी है, तो आप सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन क्रिएट करेंगे जिसमें यूजर जो है वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा, फिर यूजर लॉगिन करेगा। यूजर पासवर्ड भूल भी सकता है, आप उसको पासवर्ड बताएंगे, ठीक है। यूजर पासवर्ड गलत डाल देगा तो मना कर देंगे, और जब यूजर पासवर्ड डाल देगा तो उसको सर्टेन एरिया में लेके चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या क्रिएट करेगा कि आपको डेटा दे देगा, उस डेटा को आप ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद मॉडल क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है वो आपको जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और उस इन्फॉर्मेशन पे आप प्रिडिक्ट करेंगे। उसके अलावा जो आपने डेटा ट्रेन किया हुआ है उसको आप स्टोर भी करेंगे। तो ये आपकी एप्लीकेशन है, इसको कहते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन। ये आपके Q4 के अंदर इंशाल्लाह हिस्सा भी होगा। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आप एक ही एप्लीकेशन में सारी चीजें बना देते हैं। माइक्रो सर्विस डेवलपमेंट में आप बजाय ये काम एक एक करने के आप अलग अलग सर्विस बनाते हैं। मतलब आपकी एक जो माइक्रो सर्विस होगी उसका काम क्या होगा, यूजर से ऑथेंटिकेशन कराना, यूजर को रजिस्टर कराना, यूजर से लॉगिन लेना, यूजर को मना करना, ठीक है। यूजर का पासवर्ड भूल जाए तो उसको पासवर्ड, ये वाली एप्लीकेशन आपने बना ली। इसके अंदर आप सारा काम करेंगे रेस्ट के ऊपर, यानी वेब API के ऊपर। मैं आपकी एप्लीकेशन को चलाऊंगा और उसकी वेब के ऊपर कॉल करूंगा, जैसे हमने जो है वो पेंडास में की थी। जब हम पेंडा पढ़ रहे थे तो हमने गिट हब के इश्यूज जो है वो हमने जो है वो कॉल कर लिए थे जेसॉन की फॉर्मेट में, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, मैं बल्कि वो एप्लीकेशन वो निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, ये एप्लीकेशन थी और इसके अंदर मैंने क्या कहा था आपसे, गिट हब। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? जी। अब देखो यहाँ पर जो है ये मैंने ये कॉल कर लिया, गिट हब के इश्यूज है, मैं इसको आपको खोल के भी दिखा रहा हूँ। ये आपके पास स्क्रीन आप देखें, इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है जेसॉन फॉर्मेट में। तो मैंने क्या किया, ये असल में मेरी ये एक API की एप्लीकेशन बनाई है, गिटहब वाले ने इश्यूज के नाम से एप्लीकेशन अलग बना दी है। जब भी मैं यहाँ पे इश्यूज को कॉल करूंगा ये सारे इश्यूज जो है वो मुझे वो लाकर दे देगा। ये सारे जेसॉन फॉर्मेट में है और मैं यहाँ पर जो है पाइथन के अंदर जो है वो इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पर जेसॉन के अंदर, और ये आप डिक्शनरी बन गई है। आप देखें डिक्शनरी के अंदर जो है वो एक एरे है टाइटल के नाम का और ये सब कुछ है। तो अगर आपको ये डिक्शनरी याद है तो आप देख सकते हैं कि ये जो जेसॉन फॉर्मेट है ये असल में डिक्शनरी ही होती है। तो इसके अंदर से डिक्शनरी में से आप डेटा निकालेंगे और डेटा के ऊपर काम करें। तो यहाँ पर आपको ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत नहीं है। जो तो ये वाला काम की ऐसी ही एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर आप रेस्ट वेब API जो है वो कॉल करेंगे और आपकी एप्लीकेशन को एक दूसरे से आप जो है वो कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार अलग अलग एप्लीकेशन बनानी नहीं पड़ेगी और इसमें आप एक एप्लीकेशन आप भी बना सकते हैं और दूसरी एप्लीकेशन आप दूसरों से कॉल भी करा सकते हैं। भाई ये एप्लीकेशन आप हमें दे दो, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। नहीं सर, सही है। अच्छा सर, ये रिएक्ट के बारे में तो हमें पता है, ये फ्लास्क और डिजेंगो क्या चीज है सर? ये वाली चीज जो है वो आप Q4 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना। तो अच्छा। फ्लास्क और डिजेंगो जो है ये बैक एंड है, रिएक्ट फ्रंट एंड के ऊपर चलता है, ब्राउजर में चलता है। लेकिन जो फ्लास्क और या जेंगो है वो जो है वो हमारे बैक एंड के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। सर ये जो CSV फाइल्स होती हैं पाइथन की, जो कि मशीन लर्निंग में भी काफी जगह में इंपोर्ट करवाते हैं, तो सर वो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। सर ये CSV फाइल मतलब ये कोई एक्सेल की जो फाइल होती है वो CSV में इंपोर्ट कैसे, वो एक्सपोर्ट कैसे करवाते हैं सर? मतलब पहली तो ये बात। दूसरी बात ये कि मैंने एक TXT की फाइल बनाई, मतलब एक नोटपैड खोला, उसमें CSV का फॉर्मेट भी डाला जो कॉमा लग लग के लगता है। अगर मैं इस तरीके से करके करूंगा तो यही तरीका, या एक्सेल से डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी हो जाती है? अच्छा यार, इखलाकी तौर पर तो तुम्हें इस वाली बात के ऊपर जो है ना क्लास से निकाल देना चाहिए।
सॉरी सर, आई एम सॉरी। क्योंकि तुमने जो है ये पूरा क्वार्टर 2 के अंदर जो 6 क्लासेस थी वो जाया कर दी ना। मतलब पैंडास के अंदर जो है वो जो है वो 2 एक्सेल या एक्सेल में करता हूँ ना, रीडिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, इंटरेक्टिंग, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। मतलब आप सिर्फ इसमें ये ठीक देखो, हो गया सर, सब ठीक प्रैक्टिस हो सही गया। है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये आपको 4 चैप्टर पढ़ाने का मकसद ही ये था कि आप देखो यहाँ पर CSV से रीड कर लो, जो आप कह रहे हो ना टेक्स्ट डिलिमिटेड, अगर वो टैब डिलिमिटेड है तो टेबल से रीड कर लो। अगर जो है वो फिक्स विड्थ है, फिक्स विड्थ जो है वो भी होते हैं, वो आप इस तरह कर लो। अगर क्लिप बोर्ड के अंदर है, ठीक है, तो वो यहाँ से रीड कर लो, यानी कॉपी पेस्ट वाला तभी आएगा। एक्सेल से रीड कर लो, HDF फॉर्मेट से रीड कर लो, HTML तक से रीड कर लो। और ये मैंने सब पढ़ाया है और इसकी वीडियो तक मौजूद है, मतलब पोर्टल के ऊपर। इत्तेफाक की बात है पैंडास के अंदर वीडियो भी मेरी बनी हुई है, तो आप तो ये भी नहीं कह सकते कि सर ये, तो ये सारी की सारी जो है ये रीड पिकल, ये देखो कितने सारे SQL तक से रीड कर सकते हैं आप इसमें। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। सही है। तो खैर तो ये जरा आप देखें, मैंने जो है ये, मुझे ये इस बात के काफ़ी, मैं इस पे कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है कि कम से कम क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी अलाइंड है यार। हमने इसमें बड़ा काम किया है, वो तमाम चीज़ें डाली हैं जिसके अंदर आपको एज ए AI ज़रूरत है, जो जिसको हम कह रहे हैं प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग। इसके अंदर मैं आपको GPU कंप्यूटिंग तक कोलैब के अंदर करा के दिखा चुका हूँ ना। तो कुछ चीज़ें हम आपको करा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें खुद करनी है। उसमें से एक चीज़ जो है जो अजीज इजाज नहीं कर पा रहा, और वो ये है, ये बहुत ज़रूरी है यार। आपको जो है वो लीड करना पड़ेगा, आपको जो है वो लीडर बनना पड़ेगा, अपनी टीम बनानी पड़ेगी, टीम में लोगों से काम लेना पड़ेगा, लोगों को फॉलोवर बनाना पड़ेगा। ऐसे कभी हो नहीं सकता कि आप बगैर फॉलोवर के आगे चले। लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। आप बात समझ रहे हो ना ये वाली बात? जी जी सर। सर, ठीक है, तो आपको दो चीजें भी ढूंढनी है, यानी कि आपको लीडर भी ढूंढने हैं अच्छे जो आपको हेल्प करेंगे, आप उनको फॉलो करेंगे, और आपको फॉलोवर भी ढूंढने हैं जो आपको फॉलो करेंगे। सही है। तो आपको जो है ये काम करना है। हमारे में बड़ा, सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास जो टैलेंटेड लोग हैं वो आइसोलेशन में काम करना चाहते हैं। उनको कम ज़हीन लोग जो है वो अच्छे नहीं लगते, नफरत हो जाती है उनसे। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों की स्टूपिडिटी बेयर नहीं कर पाते। लेकिन आपको ये करना है, स्टूपिड लोगों को भी काम साथ लेके चलना पड़ता है। कुछ लोग जो हैं वो कहीं पर फंस रहे होते हैं, उनकी जहानत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो बड़े लॉयल और कमिटेड होते हैं। एक एरिया में नहीं होते बल्कि दूसरे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा एक दोस्त था, हम मिलकर जो है वो प्रोग्रामिंग करते थे। उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, उसको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैंने उसके साथ जो है वो पूरे 10 साल काम किया। हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते थे, लेकिन उसका फायदा ये था कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो थे ना वो बड़े ज़बरदस्त थे। जैसे मैंने बोला यार लैपटॉप खराब हो, सर्वर खराब हो गया, क्या करना है, वो फौरन सर्वर लेके जाएगा उस बंदे के पास, उस बंदे को दे देगा, उससे टाइम ले लेगा, उससे जाकर सर्वर ले लेगा। बस उसको बताना होता है कि यार ये सर्वर जो है वहाँ से ले ले, वहाँ से मुझे फ़ोन करेगा, यार इतने पैसे मांग रहे हैं, क्या करना है, हाँ यार ठीक है इतने पैसे दे दो, क्या कह रहा है। मतलब मैं बैठा रहता था और वो सारे मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो थी ना थे वो कर करके ला देता था। बल्कि जब हम लोग मैं और मेरा एक दोस्त भी उस प्रोजेक्ट पे काम करते थे, तो हम दोनों जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे होते थे, तो वो फारिग बैठा हुआ होता था ना। तो वो जब फारिग बैठा होता था हम उससे बोलते थे यार देख तू फारिग बैठा हुआ है तो यार हमें कुछ खिलाई दे। तो वो कभी हमारे लिए पकौड़े लेकर आ रहा है, कभी चाय बना के ला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये भी एक हमारे लिए हेल्प थी, समझ रहे ना आप लोग। मतलब एक ऐसा बंदा जो टेक्निकली तौर पर आपके साथ अच्छा नहीं है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिवली आपके सपोर्ट कर रहा है। आप मुसीबत में बैठे में आपके साथ बैठा हुआ, ये भी बड़ी बात है। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर, सही है ना। मतलब अगर आप एक क्राइसिस में है और एक बंदा सिर्फ आपके साथ आके खड़ा हो जाए कि यार वो कुछ नहीं कर रहा, आपको पता है कुछ नहीं कर सकता, तो उससे भी बड़ी हिम्मत बनती है कि यार आपके साथ, मिसाल के तौर पर आपको कोई काम कराना है और उसके अंदर सारा काम आपको खुद ही करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो एक दफ़ा जो है वो पुलिस स्टेशन जाना पड़ा अपनी किसी पासपोर्ट वगैरह के लिए वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। तो उसके अंदर मेरे साथ मैंने एक बंदे को बोला, मैंने यार पुलिस में जाना। उसने कहा हाँ हाँ चलते हैं यार, कोई मसला थोड़ी है, कोई मसला ही नहीं है, जब बोल चलेंगे। मैं चला गया, उससे कुछ भी नहीं किया, वो मेरे साथ साथ रहा। मैं एक बंदे से बात किया, उससे बात की, वो बस मेरे साथ था। बट आई फील वेरी मच कॉन्फिडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एक बंदा मेरे साथ है। वो कुछ कर नहीं रहा, वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वो मेरे साथ तो रहा ना कम से कम। जी सर, क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये कि आप टीम बनाएं, किसी के होने से हिम्मत आती है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग टीम बनाएं। टीम के अंदर ये हो सकता है
कि एक बंदा गलत हो उसको सही कर लें, नहीं हो सकता तो दूसरा बंदा हायर कर लें उसकी जगह, सही है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो बंदा वैसे ही सोचेगा जैसे आप सोचे, ये एक बहुत बड़ी गलती है। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे अक्सर लोग मुझसे, जब मैं हम यहाँ पे काम, जैसे हमारी गली का एक चौकीदार है जिससे मैं दूसरे भी बहुत सारे जो है वो घर के काम वाम भी कराता रहता हूँ, उसको पैसे भी देते रहता हूँ, तो अक्सर लोग बोलते हैं यार इसको ये सोचना चाहिए था। मैं कहता हूँ भाई बात सुनो, अगर वो वैसे ही सोच लेता जैसे हम सोच रहे हैं तो वो चौकीदार क्यों होता, वो हमारे बराबर में बैठा हुआ होता ना, वो प्रोग्रामर क्यों नहीं बन जाएगा। वो बेचारा चौकीदार इसलिए है कि वो ऐसे सोच नहीं सकता। हमें ये सोचना है कि यार चौकीदार की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बंदा जो बेचारा चौकीदार है, उसने मैट्रिक के बाद एजुकेशन, शायद मैट्रिक भी नहीं पढ़ा, ठीक है, वो हमारे बराबर क्यों सोचेगा और कैसे सोचेगा, सही है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ एक टीचर हूँ, मैं ये पहले से सोच लूँ कि यार आप लोगों को वो तमाम चीजें वैसी सोचती है जैसे मेरे सोचती है, तो मैं कभी आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता। क्या ख्याल है। तो इसी तरह आप लोगों को भी लीडरशिप की तरफ जाना है। अगर आप लोग लीडर नहीं बनेंगे तो लीडर जो है वो गलत हो जाएंगे। तो हमेशा देखें लोगों में मिस्टेक होती है। जैसे मैंने बहुत सारे लोग जो गुस्से के तेज है, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ, ये मैंने बड़ी रिसर्च की इसके ऊपर, मैं उनसे पूछता था यार ये बताओ आपको गुस्सा क्यों आता है। वो कहते हैं यार हमसे जो है ना गलती बर्दाश्त नहीं होती, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। क्या बात बर्दाश्त नहीं होती? गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने कहा भाई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मैंने बोला ये बताओ कि गलत बात आपकी अपनी आपसे बर्दाश्त नहीं होती या दूसरों की बर्दाश्त नहीं होती। तो वहां पर उनके लिए भी सोचना था और मैंने कहा यार इस बात पे सोचना, क्योंकि देखो गलत बात आप भी करते हो, लेकिन क्योंकि आप खुद कर रहे होते तो कभी आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब दूसरा गलत बात कर रहे होते तो आप बहुत नाराज हो जाते हो। तो आप हमेशा ये सोचो कि क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की, और जब आपने गलती की क्या दूसरों ने भी यही रवैया अख्तियार किया। तो ये एक चीज है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अगर कोई दूसरे बंदा गलती कर रहा हो तो हम उसके ऊपर बड़ा नोटिस कर रहे हैं कि टीचर ने पढ़ाते हुए ये चीज नहीं पढ़ाई, शदीद नाराज हो जाते हैं। लेकिन हम जो है वो खुद बहुत सारी मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो कभी भी हम नोटिस नहीं करते। तो आपको ये दिख रहा है कि यार एक बंदा गलती कर रहा है तो क्या आपने कभी गलती नहीं की। तो इस तरह आप अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करोगे, एंगर मैनेजमेंट शुरू हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो लीडरशिप जो है वो बहुत जरूरी है। मिसाल, और इसके लिए जो है वो आपके पास एक रोल मॉडल है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास यही वही चीज़ जो हमने पहले डी की। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको ये स्किल चाहिए। ये वाला इन दोनों की मदद से आता है। सही है सर, ये शेयर कर देना। शेयर भी कर दूंगा, समझते हो। शेयर करने से क्या फायदा होगा, अभी तो है चीजें शेयर की, कभी यूज की तुम लोगों ने। ये भी कर देगा सर, कर देगा। अच्छा लगता है सर, मोहब्बत, ऐसा लगता है मोहब्बत निछावर कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। सर ये क्लास के आखिर में एक बात बता दीजिएगा। अच्छा, आखिरी बात मैं ये बता रहा था, अभी मैं आपसे सवाल अभी से ले लूंगा कि मतलब आपका रोल मॉडल क्या होना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर होना चाहिए, 4 चीजों के ऊपर। यानी कि आप जो है वो खुद काम करेंगे ताकि आपको एक्सपीरियंस गेन हो, प्लस आप लोगों को भी पढ़ाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, या अपनी फैमिली में रहते हैं, लोगों को ऑफर करें कि भाई ये मुझसे सीखो, ये मुझसे सीखो, मैं आपको सिखाता हूँ, चाहे आपको फ्री में सिखाना पड़े। इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप के अंदर लीडरशिप स्किल्स आएंगे, आपकी एक जो है वो पर्सनैलिटी बिल्ड होगी, और साथ साथ आपको रिसर्च भी करनी है। ये नहीं कि टीचर ने जो बता दिया वही करना है, अपनी तरफ से भी खुद देखना है और टीचर को चैलेंज करना है। सही है। सही है भाई। आप कोई सवाल कर रहा था क्लास के आखिर वाला, अभी कर ले, पता नहीं वो भी भूल जाएगा, मैं भूल जाऊंगा। सर वो जो हमारा टेस्ट है ना लिनक्स वाला, उसके बारे में कुछ सवाल करना था। हाँ बोलो। वो क्या है, कैसे होगा, कि लिनक्स में सीखनी पड़ेगी, क्या सीखना पड़ेगा इसमें? देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चैप्टर 1 2 3 4 7 9 फ्रॉम लिनक्स इजी लिनक्स फॉर बिगिनर्स बाय फ्लैश सेल। सही है, वीडियो अवेलेबल ऑन पोर्टल। और बताओ, और क्या बताओ। सर मतलब लिनक्स की इम्पोर्टेंस है एआई में, ये सवाल था मेरा। अगर आप टेस्ट ले रहे हैं मतलब यकीनन कोई इम्पोर्टेंस तो होगी इसकी। भाई जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना वो लिनक्स पे चल रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। हाँ तो हेलो यही बेटा वाले बोलो। तो यही वाले हैं। हेलो, हाँ बेटा बोलो। हेलो, हेलो हाँ सर, हम तो मतलब एआई वाले हैं ना। हेलो सर, वो किसका? पूछ रहा है कि
एआई का ताल्लुक क्लाउड कंप्यूटिंग से कैसे हो रहा है? हेलो। हाँ होता होगा। मैं आपको अभी कॉल करता हूँ, 1 घंटे बाद मेरी क्लास चल रही है, उसके बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? तो सर अभी बिजी हैं। ठीक है। हेलो, सॉरी, हेलो। जी सर। हाँ जी ठीक है। सर। तो हाँ, हम लिनक्स के बारे में बोल रहे थे कि भाई देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में हर जगह लिनक्स ही चल रही है। आप अगर जैसे मैं जो हूँ वो अपनी कंपनी जितनी भी काम करता हूँ, मैं जितने के सर्वर है वो मेरे लिनक्स के ऊपर है। अब मेरे पास अगर क्लाइंट विंडोज पे भी है ना, हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो विंडोज क्लाइंट अपने डेस्कटॉप के ऊपर विंडोज यूज करते हैं। मैं तो खैर डेस्कटॉप के ऊपर लिनक्स यूज करता हूँ, लेकिन ये है कि जो डेस्कटॉप पे भी क्लाइंट विंडोज यूज करते हैं लेकिन सर्वर उनके पास लिनक्स ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है लिनक्स में ज्यादा इजी चल जाती है सर्वर साइड पे बने हुए विंडोज। तो अभी तक तो लिनक्स जो है वो जबरदस्त चल रहा है, सही है। और कोई किसी को कोई सवाल हो लिनक्स के बारे में तो पूछ ले। सर तो मैं लिनक्स की वीडियोस देख रहा था पोर्टल पे, तो उसमें टीचर ने बताया कि वो विंडोज में भी अब लिनक्स डाल देंगे। हाँ डाल देंगे तो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी ना, मतलब अगर विंडोज में भी वो डालेंगे तो लिनक्स ही डालेंगे ना, वो आप पहले से पढ़ चुके होंगे। मतलब इससे लिनक्स की इफादियत कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। बिल्कुल और बिल्कुल। आपकी जो स्किल सेट है उसकी उसका फायदा बढ़ रहा है ना, हाँ बिल्कुल। है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो विंडोज में भी लिनक्स डालेंगे तो आपको सीखनी तो लिनक्स ही पड़ेगी ना। ऐसा ही है। हाँ, अगर वो ये कहें कि कोई आपको ये कहता है कि जो है वो लिनक्स में विंडोज डाल रहे हैं, तब आप बोलें कि यार आप लिनक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो लिनक्स जो है वो विंडोज में ही होगी। तो आप मसला ये है कि असल में विंडोज में वो लिनक्स डाल रहे हैं, इसका मतलब लिनक्स तो पढ़नी पड़नी है आपको। हाँ, जब तक सर लिनक्स लिनक्स में विंडोज नहीं डाली जाए जब तक आप लिनक्स छोड़ नहीं सकते। सर ऐसा ही है। लिनक्स पे जो कर्नल डेवलपमेंट हम लोगों को ऐसे टच करा के निकाला है अभी इन वीडियोस में, ये कितना हाई लेवल है? यानी कि ये बिगनर लेवल है या बेसिकली एडवांस लेवल पे जाती है बात? कर्नल डेवलपमेंट का जो है वो मुझे असल में मैंने इत्तेफाक की बात है कि मुझे जो है ना, मैंने पोर्टल पे वीडियो नहीं देखी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मैंने किताब भी नहीं पढ़ी, और उसकी वजह तो पता है ना आप लोगों को क्या है। सर क्योंकि मैं तो भाई पिछले जो है वो 10 साल से लिनक्स पे काम ही कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता मुझे लिनक्स अच्छी आती नहीं आती, लेकिन मेरा ये मतलब ये मेरा भरम है कि मुझे लिनक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा। तो मैं आपको किताब के हवाले से या नहीं बता सकता, तो आप लोग मुझे थोड़ा डिटेल बताओ कि भाई ये वाली चीजें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार कर्नल डेवलपमेंट जो है वो इतनी ज्यादा लिनक्स की, जैसे मैंने आज तक कभी कर्नल डेवलपमेंट नहीं की, ना मुझे जरूरत पड़ी, और जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा जो है वो मुझे कर्नल अपडेट करने की जरूरत पड़ी, वरना जो वाला कर्नल होता है वही मैं चलाता रहता हूँ। सर इसमें तो बेसिकली वीडियोस के अंदर सिर्फ ये था, फाइल सिस्टम था, हम रूट डायरेक्टरी की मूवमेंट्स थी, जैसे बेसिकली विंडोज के अंदर हम जो चीज़ें जीओआई पे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो थी वो बस हम सीएलआई पे कर सकें, बस ये चीज़ें बस थी, बस यही चीजें डिप्लॉयमेंट थी, नहीं तो थी। बस यही रिक्वायरमेंट है, और यही मेरे ख्याल से टेस्ट के कंटेंट है। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसा ही कर्नल है। डेवलपमेंट उन्होंने ये बताया होगा। असल में होता ये है कि जब लिनक्स पढ़ाई जाती है तो उसमें थोड़ा सा ये आपको ये भी बताया जाता है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो बीएस के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, तो अक्सर जैसे बीई वगैरह कर रहे हैं, या शायद अभी तक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए, अगर बीएस के स्टूडेंट हैं और बी भी कर रहे हैं, तो शायद आप ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, आजकल हटा दिया गया है। तो उसमें ये है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सर्विसेज होती है ना, मिसाल के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको एप्लीकेशन रन करने में आपकी हेल्प करता है ना, वो एप्लीकेशन रन करके उसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है। एप्लीकेशन को अगर जो है वो कोई चीज़ सेव करानी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं मेरी वाली ये वाली चीज़ सेव करा दो, ऑपरेटिंग सिस्टम उससे वो चीज़ ले लेता है। तो उससे क्या होता है, एप्लीकेशन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो आजकल जो नया सिस्टम है वो ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करना होता है सर्विसेज के लिए, बाकी सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, आप लोग शायद पुराने जमाने के हैं भी नहीं, आजकल जो है जब आप किसी जगह पर प्रिंट का बटन दबाते हो तो आपकी एप्लीकेशन 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो वापस आपके पास आ जाती है और आप उस पर काम कर सकते हो। उसमें हुआ क्या कि आपकी एप्लीकेशन ने प्रिंटिंग सर्विस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना डेटा दे दिया कि भाई ये मेरी फाइल है, ये मुझे प्रिंट करके बता देना, जब प्रिंट हो जाए तो बता देना। तो
वो प्रिंट डायलॉग बॉक्स वगैरह सारा का सारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेचारा कनेक्ट करता है, और उसके बाद जब प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो आपको एप्लीकेशन को बता देता है कि भाई प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई। यही काम वो स्टोरेज के साथ करता है, यही काम मेमोरी लोकेशन के साथ करता है, यही काम इंटरनेट के साथ करता है, यही काम फाइल अपलोड के साथ करता है। तो सारे काम क्या कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये काम खुद करता है तो उसको फायदा ये होता है कि उसको जो है ये इन कामों को करने के लिए एक जगह मिल जाती है, वो रिसोर्सेज ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक वक्त में 2 एप्लीकेशन ने प्रिंट की रिक्वेस्ट की है तो वो दोनों को क्यू में लगा देगा, पहले पहली वाली को प्रोसेस करेगा, दूसरी वाली को, तो आपस में लड़ाई झगड़ा जिसको हम कंटेंशन कहते हैं, एप्लीकेशन कंटेंट कंटेंशन नहीं होगा। ये जो सर्विसेज जो कर रहे हैं उसके अंदर 2 लेवल होते हैं, एक होता है यूजर लेवल जिसमें यूजर सर्विसेज देता है, और एक होता है कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लोअर लेवल की सर्विसेज होती है। तो कर्नल डेवलपमेंट या कर्नल के बारे में बाज़ जगह पे लिनक्स में बताया जाता है, क्योंकि कर्नल जो है वो लिनक्स का अलग होता है और उसके ऊपर यूजर इंटरफेस जो है वो अलग से हम बनाते हैं। यानी जो लिनक्स है वो 3 लेयर पे बनता है। एक उसका कर्नल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्डवेयर मैनेजमेंट कर रहा होता है, डिस्क को मैनेज कर रहा होता है, मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है, सीपीयू को मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद एक यूजर सर्विसेज है जो उन सर्विसेज को कॉल करने के लिए एप्लीकेशन की हेल्प कर रही होती है। आपने जो है वो आपकी एप्लीकेशन जब है किसी डेटा को स्टोर करने के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की यूजर सर्विस से रिक्वेस्ट करेगी। यूजर सर्विस जो है वो कर्नल से रिक्वेस्ट करेगी और कर्नल जो है वो उस पर जाकर अपना काम करेगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो ये इसलिए भी है कि आपका जो कर्नल है वो एक होता है, लेकिन लिनक्स जो है वो हमेशा से मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर 10 लोग काम करने वाले हैं तो वहां पर आपके जो है वो 10 यूजर सर्विसेज यूज हो रही होंगी, लेकिन सारी की सारी जो यूजर सर्विसेज है वो आपकी एक ही कर्नल सर्विसेज को यूज करते हुए काम चला लेंगे। तो तीसरा लेयर जो होती है वो होती है उसकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम यूटिलिटीज भी कहते हैं। तो लिनक्स जो है वो 3 अलग अलग लेयर में होता है और तीनों को आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाज़ औक़ात जो है वो कर्नल की जो है वो इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। सही है, यहाँ तो कोई सवाल हो तो पूछ लें। नहीं सर। ठीक है, तो ये वीडियो पढ़ लो, वीडियो ट्यूटोरियल पढ़ लो। आज तो 14 तारीख है, कोई मसला हो तो शाम तक सवाल कर लेना, मैं जवाब कोशिश करूंगा। 10 बजे जो है वो आप लोगों के फेसबुक पे अगर कोई मैसेजेस हुए तो पढ़ लूंगा। ठीक है, सही है सर। ठीक है था। बहुत सारी चैट भी आई हुई हैं। ब्रो ये जो लिनक्स का क्विज होगा ये इस क्वार्टर का पहला क्विज होगा ना, इससे पहले तो कोई क्विज नहीं था भाई। जरा चैट पे देख लें। ठीक है, आप लोग जरा चैट देख लें और मुझे भी पढ़ के बता रहे हैं। अगर मेरे आपस में बातें करनी है तो आपस में कर लें, और अगर मेरे लिए कोई सवाल हो तो वो मुझे बता दें, मैं उसका जवाब। अच्छा सर, मैं सर मेरा एक सवाल है सर मैंने ना ये जो चैप्टर 6 है ना डीप लर्निंग जो आपने पढ़ा है, ये इसका कोड मैंने चलाया 6.7 तक चल पड़ा, 17 तक। अच्छा, इसके अंदर सर 2 डाटा सेट आए, वो दोनों अपलोड कर लिए, अपलोड भी रन भी हो रहे हैं, आउटपुट भी आ रहा है। अब सर जो आपने असाइनमेंट दिया है ना उसमें जो डाटा है वो डाटा ही नहीं अपलोड हो रहा। मैंने उसको 1 हफ्ता तकरीबन रहा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया सर। जुपिटर पे अप्लाई नहीं किया, गूगल को लैब पे गया, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ। आप मुझे मैं आपको बता दूं कौन सा डेटा था, डेटा कहाँ पे था वो? सर वो जो अमेज़न वाला था नहीं था डाटा, वो आपने डाउनलोड किया? डाउनलोड किया उसको मैंने क्या कहते हैं सर, अपनी ड्राइव पे रखा, ड्राइव पर जिस तरह सर आपने कैट एंड डॉग में सिखाया था सर वैसे ही किया। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, कहाँ गया वो डेटा। सर इसका इशू ये था कि इसकी जो अंदर की फाइलें थी वो BZ2 फॉर्मेट की थी। ओह, ये बड़ा अच्छा सवाल दिया। तो फिर तुमने क्या किया भाई? अच्छा वो बता दिया इनको। सर फिर मैंने उसके BZ2 फॉर्मेट के थ्रू ही जो है ना उसको वो किया था, ओपन करके रीड किया था। ठीक है, तो तुम जो है ना वो कमांड बता दो तो वो कमांड चला लेंगे। तुमने कोई उसकी कमांड चलाई थी लिनक्स की? यस सर, मैंने उस पर किया हुआ है, सबमिट किया हुआ, उसके अंदर थे। ठीक है, लेकिन मैं बिलाल तुम्हारे लिए भाई मैं ये एक काम कर देता हूँ। मैं जैसे आप कोलैब के ऊपर आप क्या करोगे, कोलैब के ऊपर जाओगे और उसके अंदर ना अपलोड का ऑप्शन है, देखा है तुम लोगों ने अपलोड का ऑप्शन? यस सर।
यस सर तो देखा। आप क्या Yes, करोगे sir. कि वो जो डेटा है ना वो डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके अनजिप कर लो। अनजिप करने के बाद जो उसके अंदर CSV डेटा है ना वो अपलोड कर दो, बजाय ये कि पूरी जिप अपलोड करो। सर उसके अंदर भी एक और अनजिप है। तो उसको भी कर लो, 2 दफा अनजिप होगा वो। अच्छा अच्छा 2 अच्छा, दफा मैं अनजिप फिर कर लो। ठीक है Z2 ठीक है। शायद ठीक है, तो आप विंडोज तो आपको क्या करना है कि 2 दफा अनजिप करना है और 2 दफा सर उससे करने से बेहतर है BZ फॉर्मेट 2 पे चला लें तो वो ज़्यादा इजीली हो जाता है। मैंने भी इस पे कोशिश की थी लेकिन उस पे हाँ काफ़ी ठीक सारे है, issues आ रहे दोनों हैं। चॉइसेस है आपके पास, दोनों चॉइसेस है। आप डेटा जो है ना वो अनजिप कर लें या वहां पे जिप कर लें, लेकिन कुछ लोगों को लिनक्स की कमांड लिखने में मसला है, तो वो क्या करें कि नहीं सर, अपने वो लोकल आपका को कैट एंड डॉग है, उससे देख के तो मैंने 2 डाटा सेट बस सही है अपलोड ना कर दिए तुम्हारा हैं, वो तो तो, चल रहे हैं। भाई लेकिन चैट सर के ऊपर इनको वो भाई इनको चैट के ऊपर वो वाली कमांड बता दो जिसमें तुमने pz2 किया था, वो कमांड कॉपी करके पेस्ट कर दो ना। ठीक है सर। अरे चीज़ पूछनी थी सर, ये एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, मतलब किस टाइम होगा और किस तरीके से होगा? यार ये सारी चीजें तो नहीं यहाँ इस पे लिखी हुई है, तुमने चेक नहीं की बिल्कुल। तुम इसके उस पे जाओ तो सही, लिंक पे जाओ तो सही। सर लिंक मैंने खोला था, यहाँ ही मैंने देखा था, इस पे डेट वगैरह लिखे लेकिन टाइम नहीं लिखा था। एंड पूरा दिन कभी भी दे सकते हैं टेस्ट। अच्छा सही है, बिल्कुल ये सही आइडिया दे रहे हैं कि उसका मेरे ख्याल से तरीकाकार ये है कि आप पोर्टल के ऊपर उस लिंक पे जाएंगे ना, जिस दिन जो टेस्ट होगा उस दिन जो है ना वहां पर एक आपको जो है ना वो एक की मिल जाएगी, वो की डालोगे आपका स्टार्ट हो जाएगा। यार किसी को ईमेल आया प्रॉक्टर की का? तनख्वाह लेने आई है महीने की, नहीं आया है भाई। नहीं अभी तक तो नहीं आया। आएगी 2 महीने की, हर महीने की लेगी ना। अम्मा काम करें या नहीं करें, इस वक्त तो हवा फैली हुई है ना, हम अपनी मर्जी से नहीं बुला रहे। किसी का बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, अपना माइक बंद कर ले हाँ यार मैं जरा अच्छा ये हमारे ही घर पे बात हो रही थी, तो खैर एनीवे तो हम कहाँ थे भाई ये बताओ। ये बता रहे थे कि तो उस पे से के डेट टेस्ट की फेंकेगी। मेरे ख्याल है पोर्टल के ऊपर की अवेलेबल, इसके अंदर मैं तुम्हें शायद इसके साथ एक चीज लगाना भूल गया, वो मैं आपको एक चीज और भेजता हूँ। एक वीडियो बनी हुई है, बड़ा अच्छा याद दिलाया। ये आप लोग जो अभी ओंगे बोंगे सवाल करते हो ना, ये आप लोगों को आपस में तो बड़े ओंगे बोंगे लग रहे होते हैं, मेरे लिए बड़े फायदे में होते हैं ना। मैं आप लोगों को इसमें डांट भी देता हूँ, लेकिन डांटने के बावजूद भी जो है ना ये मेरे लिए बड़े बेनिफिशियल। जैसे अभी तक एक बंदे ने सवाल किया ना, तो मुझे याद आया कि यार इसकी एक वीडियो बनी हुई थी, जो वीडियो भी मुझसे कहा था कि आप शेयर करें, वो शायद इसके अंदर शायद है नहीं ना, तो मैं वीडियो जो है वो आपसे उसका लिंक जो है वो चैट पे भेज रहा हूँ, तो आपके पास जो है ना वो 1 मिनट बस रुक जाओ। तो जिसने भी ये सवाल किया है ना कि सर ये की कैसे मिलेगी, क्या करेगा, उसको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। तो मैं उनसे PISC वाले से बोलूँगा कि बाकी सबके एक मार्क काट के इस बंदे को दे दूँगा, ठीक है। तो चैट विंडो के ऊपर जो भाई देखो मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उस पर पूरी कहानी लिखी हुई है कि कहानी कैसे चलेगी। सही है, आ गई भाई? यस सर। आ गई ना? ये वीडियो जो है मैं आप लोगों को कितने मिनट की वीडियो जरा इजाज देखना सर, ये 8 मिनट की वीडियो देखी हुई है मैंने। देखी भी है ना। मैं आप लोगों को इसको जो है ना वो 1.5 पे चलाओगे तो कितनी देर में 4 मिनट में 6 मिनट में चल जाएगी सर 1.5 पे चलाएंगे तो ये हो जाएगी 4 मिनट में, 6.5 मिनट में चल जाएगी। दे रहा हूँ, आप 6 मिनट में ना इस वीडियो को पढ़ लें। बल्कि इजाज तुम मैं स्क्रीन शेयर मैं खुद चला के दिखा दूं, क्या करूं? सर मैं चला देता हूँ। जी सर आप ही चल। मैं चला तो सबसे ज्यादा आसान ये है कि मैं खुद ही चला दूं, वरना मुझे अपनी स्क्रीन बंद करके खोलनी पड़ेगी, तो मैं खुद ही चला देता हूँ तमाम हो जाए। लेकिन मैं 1.5 पे चलाऊंगा। ओए होए, आवाज आ रही है सबको? आवाज सबको आ रही है? नहीं आ रही सर। हेलो, किसकी आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज आ रही। सर आपको कंप्यूटर का ऑडियो शेयर करना पड़ेगा।
अच्छा, कैसे भाई? सर यहाँ ना जिस तरह मैं अगर अपनी शेयर स्क्रीन करता हूँ ना सर, उसमें मुझे वो ऑप्शन देता है कि कंप्यूटर का ऑडियो आपको शेयर कवर करना है नहीं करना है। अच्छा, मैं देखता हूँ। Leave automatically join computer with joining already phone call। तो फोन कॉल हो गई, ये आ गया। इस टेस्ट स्पीकर माइक्रोफोन, ये आ गया। ऑडियो ऑटोमेटिकली ज्वाइन, म्यूट माइक्रोफोन में ज्वाइनिंग मीटिंग, शेयर स्क्रीन आ गई। साइड बाय साइड सेलेक्टेड, ग्रैब रिमोट कंट्रोल ऑटोमेटिकली, ठीक है। जर्नल, चलो आप लोग यार खुद ही ये देख ले। मुझे शायद इसमें मुझे लग रहा है कि कोई मसला है। मैं दोबारा ठीक है सर, वो देख लेंगे, ऐसा नहीं है, आसान सा है भाइयों। मैं एक 10 सेकंड में बस बता सही देता है। हूँ। चलो बता दो, बता दे एजाज। ओके सर, भाई 10 ओके सर, मिनट में बता दो 10 सेकंड भाई। 10 आप सेकंड। लोग अपना पोर्टल खोलें, एग्जाम टैब में जाएं। जब आप लोग अपने एग्जाम टैब में जाएंगे, वहां आपकी प्रोटेक्टर की आई हुई होगी। तो आप लोगों ने जिस तरह PIAC में जाके क्विज दिया, वैसे सेव एग्जाम ब्राउजर खोलें, लॉगिन करें ID पासवर्ड से, क्विज के अंदर जाएं। Q3 के अंदर चाहिए, लिनक्स में जाइए आप, वहां आपसे वो प्रोटेक्टर की मांगेगा, वो आप उस पर वहां टाइप कर दें, बस आप फिर वो आप हो गया स्टार्ट टेस्ट, हो जाएगा। हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सही है भाई, तो आ जाए फिर हम लोग दोबारा अपने मुश्किल वाले काम की तरफ। हल्का हलवा खा लिया हमने। तो लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे भाई? 6.2 पे थे ना? ये बुक खुलती है ना, खून की रवानी तेज हो जाती है पूरी जिस्म में। न्यूरल नेटवर्क विद केरस से शुरू करना चाहिए। हम 6.2 पे थे लास्ट टाइम। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दोबारा ये चीज़ें थोड़ी सी बताऊंगा। ये 2-3 मरतबा करने में ही जो है वो आपके साथ जो है ना वो समझ में आएंगी। हम लास्ट टाइम थे LSTM के ऊपर। तो सबसे पहले अपनी अपनी आप लोग अंडरस्टैंडिंग दो कि यार आप लोगों को अभी तक LSTM अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा है तो वो कहाँ और कैसे और किस तरह समझ में आया है, ताकि हम इसको आगे बढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पर हैं हम। सर वन लाइन में तो ये है कि LSTM जो है वो ज़्यादा डाटा का भी डाटा स्टोर करके रखता है अपने पास, सेंटीमेंट वाइज। सही है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कि किस को ये याद है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम? याद है सर मुझे। पंखा इतना स्लो क्यों चल रहा है वहां पर? हाँ भाई, तो ग्रेडियंट वेरिएशन प्रॉब्लम कोई समझा सकता है? कोई बहादुर इंसान? सर ये प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास सिंपल RNN हो तो वो उसमें वो मसला ये आता है कि आपका डाटा अगर ज़्यादा है ना तो वो पीछे से जो वो सेंटीमेंट है वो लूज करना शुरू कर देता है, स्टोर नहीं कर पाता ज़्यादा, इंफॉर्मेशन लूज करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। इसकी आपने गोदाम की एग्जांपल देके बताया था कि वो पीछे आप डालते रहोगे सामान, पुराना सामान पीछे आता रहेगा, नया सामान आगे आता रहेगा, और वो बाज़ औक़ात खराब भी हो जाता है। सही बात है। आज मेरे पास एक नई एग्जांपल है। जबरदस्त सर, हाँ, नई एग्जांपल ये है कि भाई आपने क्या किया, आपने 1 गिलास पानी लिया और उसमें 1 चमचा नमक मिला लिया। सही है, और वो पानी आपने जब पिया तो आपको फौरन ये पता लग जाएगा पानी पीते हुए कि इस पानी में नमक मिला हुआ या नहीं मिला हुआ है ना? ऐसा ही है। सही है। उसके बाद मैंने एक और गिलास पानी लिया और उसमें ये नमकीन पानी मिलाया मैंने। सही है, जिसमें पानी और नमक दोनों मिला हुआ था। फिर मैंने एक और गिलास लिया,
अच्छा, बीच में क्या किया कि मैंने जो है वो एक और गिलास लिया जिसके अंदर जो है वो जामे शीरी था, और उस जामे शीरी को और नमकीन गिलास को मैंने मिलाया, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको एक और पानी वाले गिलास में मिलाया। तो अब जो है जब आपके पास अगला गिलास था जिसके अंदर 2 गिलास सादा पानी, 1 गिलास नमकीन और नॉर्मल पानी और 1 गिलास जामे शीरी वाला पानी, ये सारा पानी जो है वो 5वें वाले गिलास में गया, तो आपके पास अब जो है वो नमक का इम्पैक्ट कम होना शुरू हो गया। ठीक है, होगा नहीं होगा, है ना? अब मैं जो हूँ खत्म हो। हाँ, अब मैं जो हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाऊं, और अगर मैं जो हूँ वो 80 जो 80 गिलास तक ये प्रोसेस चलाता रहूं, तो जब मैं 18th गिलास पे पहुंचूंगा तो उस वक्त जो है वो, या 18 तो पर चला गया, मैं अगर 20वें गिलास तक पहुंचूंगा तो जो सबसे पहले गिलास में नमक डाला था ना उसका इफेक्ट नहीं आ रहा होगा मेरे पास 20वें गिलास में। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, ऐसे ही। जी सर। सर अब आपने सही नमक को घुमाया है। सही है। तो यही मसला जो है वो हमारे जो है वो RNN के साथ है कि जब आपकी देखो हमारी इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो पुरानी इंफॉर्मेशन मिक्स हो रही है। यहाँ पर देख लो, ये बड़ा गौर से बता रहा हूँ, ये वाली बात समझ में आ गई तो तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएंगी। सही है। तो भाई ये वाला जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये आप लोग देख रहे हो ना, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको देख रहे हो? हाँ यस सर। इसके अंदर जब सेकंड लेवल पे आते हैं, दूसरे वाला इनपुट को प्रोसेस करते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो इनपुट नंबर 2 है और इनपुट नंबर 1 है वो प्रोसेसिंग के में आपस में मर्ज हो जाता है। यानी कि ये जो है ये एक गिलास पानी है और ये जो है ये एक गिलास नमक है, ये दोनों यहाँ पे आकर मिक्स होंगे। अब ये नमकीन पानी जो है ये आपका आउटपुट निकलेगा। सही है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, यहाँ पर जो है ये हमने मीठा पानी निकाला, ये मीठा पानी के अंदर अब यहाँ पे था नमक, तो ये नमक यहाँ पर नहीं आया बल्कि यहाँ पे नमकीन पानी आया है, तो इसमें से आधा नमक तो डिजोल्व हो चुका है ना। अब जब ये नमकीन पानी और ये मीठा पानी आपस में मिला तो ये नमकीन पानी और मीठा पानी मिक्स होकर एक नई चीज निकला। अब ये तो सिर्फ तीन लेवल के ऊपर है। जब मैं इसको 20वें लेवल पे जाऊंगा तो हो सकता है तो ये जो शुरू वाला नमक था उसका जो इफेक्ट है वो पानी में से आना बंद हो चुका हो। सही है। और अगर मैंने मिसाल के तौर पर 20वां गिलास था, मेरा गिलास कौन सा था? 20वां। 19वें गिलास के अंदर मिसाल के तौर पर पेप्सी आ जाएगी, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो 20वें गिलास में आएगा वो पेप्सी का होगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, ऐसे ही है ना। तो ये कहलाती है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। और इसका हल क्या है? इसका हल ये है लॉन्ग टर्म इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि नमक को जो है वो इसके अंदर मिला भी रहा हूं और नमक को आगे भी लेके जा रहा हूं। आप देख रहे हैं, देखें नमक जो है ये फर्स्ट करें, ये नमक है, ये इसमें मिल गया पानी में, ये आउटपुट निकल आया नमकीन पानी, यहां पर नमक आगे चला गया। अब ये फर्स्ट करो ये चीनी है, ये और ये इसको हमने पानी में मिलाया, तो अब यहाँ पे नमक जो है अलग से भी आकर इसमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नमक का जो रोल है, जो इफेक्ट यहाँ पे था वो इफेक्ट यहाँ पर भी आएगा नमक का। सही है। और यहाँ पर नमक था, यहाँ पर भी फर्ज करो थोड़ा नमक था और यहाँ पर भी कोई नमक था, तो ये सारे के सारे डिफरेंट किस्म के नमक यहाँ पर भी आके कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका जो डेटा है, आपका जो पहला इनपुट है वो दूसरे इनपुट के अंदर मिक्स भी हो रहा है और अलग से भी आकर कनेक्ट कर रहा है। तो ये वाली जो मेमोरी है, जो नीचे वाला इनपुट है, नीचे वाला जो एरो है, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि इमीडिएट इफेक्ट जो है वो यहाँ पर क्या आया है। सही है। जबकि ये वाला जो इफेक्ट है ये आपके पास लॉन्ग टर्म है कि ये पीछे से लेकर आ रहा है, इसको हम कहेंगे लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये पूरा एक एल्गोरिथम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी कहीं से डिटेल निकालूं और आपको डिटेल भी दूं, लेकिन ये नमक वाली बात से आपको ये वाली कहानी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर कोई सवाल हो अजीब सा तो पूछ रहे हैं आप।
सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें, नहीं समझ आया। देखो ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाली बात जी समझ आ नमक गई। और पानी वाली मिसाल से। जी ये बात समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको और आसान करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 से लेकर 10 तक नंबर है। जी ठीक है, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पहले करेगा वो नंबर 9 करेगा। नंबर 1 का इम्पैक्ट काफी कम हो चुका होगा। सही, यस सर। सही है ना? तो जी ये अब जबकि यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो 1 का इम्पैक्ट है वो इसके अंदर तो जा रहा है, लेकिन जी साथ साथ जो है वो इसके अंदर भी जा रहा है डायरेक्ट। मतलब 1 जो है वो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। डायरेक्ट सही, इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 जो है वो आपस में जमा भी हो रहा है। यानी यहाँ पर आपके पास इस प्रोसेसिंग के अंदर इन तीनों को यहाँ पर डायरेक्ट भी इस्तेमाल किया जा रहा है विदाउट प्रोसेस के, जबकि यहाँ पर प्रोसेस होके भी आ रहा है। तो आपके पास शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी आ रहा है जो कि इमीडिएट है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आ रहा है। सही। इनको भाई ऊपर भाई बैठे हुए ना, उनको बता दो ना। सही है भाई। तो ये जी। दोनों चीजें अभी थोड़ा सा इसको समझ में हमें मुश्किल होगी। आपको ये जो चीज है ना, ये सारी बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा है। तो मैं जो हूँ हाँ हाँ बोले। मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आई। खाने जाना चारे, रुक जाओ थोड़ा आपसे करने दो। मैं रोटी लगा कर आया हूँ जाके, तो खाना लेकर आया हूँ। हाँ गरम। एक इसका माइक पर है। अच्छा भाई, लोग भाई अपना माइक बंद कर दिया करें आपस में बातें करने से पहले, मेरे अलावा। ठीक है जी। तो कौन से एनोटेटर थे, लोग चले गए वो। मैं तो उनका नाम ढूंढ रहा था कि किसने एनोटेशन किया। ठीक है, ये आ रहा है। सर एक सवाल करूं? हाँ हाँ सवाल करो। सर इसमें 6.18 और 19 रन नहीं हो रहे, और 21 और 22 सही है। एरर दिखाऊं सर? मैं एरर शायद क्लास एक मिनट। अच्छा दोबारा बोलो जरा, मैं बात समझ 6.9 कौन सा 19 18 और 19 सर रन करते हैं तो एरर देता है सर। ये एरर दे रहा है तो क्या दे रहा है? सर अभी दिखाऊं क्लास के आखिर में दिखा दूं, शेयर कर दूंगा नोटबुक से। नहीं अभी क्लास के आखिर में कर दूंगा। अच्छा चलो क्लास के आखिर में दिखा दो। चलो क्लास के आखिर में क्लास दिखा के दो। आखिर, ठीक। हाँ यस सर, क्लास के तो मैं कह रहा था कि आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि अभी तक आप लोगों को इस वाली तस्वीर में और इस वाली तस्वीर में फर्क समझ में आ गया या नहीं आ गया? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको LSTM पूरा समझ में आ गया नहीं। मुझे बताओ इस वाली तस्वीर में और इस वाली तस्वीर में फर्क समझ में आ गया या नहीं आ गया? जिन जिन लोगों को आ गया है वो भी बताएं। कितने लोगों को आ गया है जरा काउंट करके बताओ। सर दूसरा वाला नहीं आ रहा है समझ तो। देखो ये वाली तस्वीर समझ में आ गई? ये नहीं, पहले वाली आ रही है। समझ आ गया। ये तो पहली है ना, ये तो पहली है। इसमें क्या हो रहा है? ये वही तस्वीर समझाओ ना मुझे, ताकि मैं उसी हिसाब से तुम्हें दूसरी तस्वीर भी समझाऊं। सर पुराना जैसे है उसमें है ना, नया डेटा इंक्लूड होके फिर वो एक नई चीज है ना, वो थोड़ा यानी कि फर्ज करो यहाँ पर नमक था तो हमने नमक को प्रोसेस किया, उसके बाद इस नमक को इस पानी में मिलाया और फिर प्रोसेस कर लिया। अब यहाँ पे नमकीन पानी आ गया। ऐसी हो रहा है ना ये? बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हमने एक और जो है वो पानी लिया, ठीक है, इस पानी के अंदर हमने नमकीन पानी मिलाया है और ये सादा पानी है। तो आप इसमें बताओ कि नमक का इफेक्ट कम होगा ज्यादा होगा? यहाँ पर आने के कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर मेरे पास नमक था,
और यहाँ पर मेरे पास पानी था। मैंने क्या किया, इस नमक के अंदर इस नमक को इस पानी में मिला दिया, तो ये नमकीन पानी बन गया। ठीक है, सही है, बिल्कुल सर, सही है। अब यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, वो नमकीन पानी भी मिलाया, लेकिन साथ साथ मैं नमक, यहाँ पे नमक भी मिला रहा हूँ दोबारा, ताकि नमक की इंफॉर्मेशन भी रहे साथ साथ मौजूद। सही है। तो अब ये वाला जो पानी है वो क्या होगा, उसके अंदर नमक का इम्पैक्ट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से नमकीन पानी भी आ रहा है और यहाँ से नमक भी आ रहा है डबल, तो यहाँ पर ज्यादा आपको ये ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें दो मेमोरी आ रही है यहाँ पर, एक तो पुरानी वाली मेमोरी जिसको हम कहेंगे शॉर्ट मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दूसरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो पीछे से आ रही है। सही है, तो आपको दोनों चीजें जो है वो आपको पता लग गई है एक ही साथ। तो यहाँ पर जब डबल इम्पैक्ट आ रहा है तो यहाँ पर दोनों का इफेक्ट जो है वो ज्यादा फील होगा। अदरवाइज क्या होगा, इस वाली प्रोसेस के अंदर जैसे जैसे हम आगे चलते आएंगे, सादा पानी सादा पानी सादा पानी, अगर 10 मरतबा 10 गिलास में सादा पानी है तो 10वें गिलास में नमक का इफेक्ट खत्म हो चुका होगा। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि ये प्रोसेस हो रहे हैं तो इसमें 10वें गिलास में भी नमक का इफेक्ट आ रहा होगा। सही है, तो इस तरीके से जो है इसके अंदर हम दोनों मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछला वाला डेटा भी दोबारा ला कर डाल रहे हैं, ये डबल मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, सही है, यस सर, जी सर, ओके, यस सर, समझ आ गया। ठीक है। अब जब समझ में आ गया है तो आप इसके अंदर आपको ये सारी चीजें जो है ये फर्दर समझनी है। मिसाल के तौर पर इसमें उसने एक चीज ये बताई है कि जब आपको आउटपुट चाहिए तो आपके आउटपुट 3 लेयर के ऊपर है। आरएनएन के अंदर 2 था और नॉर्मल के अंदर 1 होता है। सही है, आपके अंदर जो आरएनएन के अंदर जो था वो एक था कि एक आपका करंट इनपुट पैरामीटर, इनपुट और पैरामीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पुराने वाले इनपुट को और पैरामीटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, देखो ये तो करंट वाला ना, इनपुट को हमने पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो करंट हो गया। सही है, ये तो हम हमेशा से करते हुए आ रहे हैं ना, बचपन से। जी सर, नहीं समझ में आई बात भाई? जब से हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं हम यही करते हैं ना, इनपुट को पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही यस सर, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने आरएनएन में ये पढ़ा था कि जो पुराना वाला डेटा था जिसको हमने स्टेट का नाम दिया था, उसको हम जो है वो पुराने वाले पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक पुराना पैरामीटर भी है जो पिछले वाले का है ना, 2 पैरामीटर सेट होते हैं ना आरएनएन के अंदर, 2 पैरामीटर के सेट है, एक पुराने वाले पैरामीटर का सेट है जिसमें, और एक ये वाले पैरामीटर, दोनों को हम इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जमा कर दिया। अच्छा, और जो LSTM के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कैरी भी लेकर आ रहे हैं, ये देखो CD और W भी लेकर आ रहे हैं, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको भी जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हो गए। अब यहाँ पे देखना है कि भाई ये CT क्या है। सही है, कैरी ट्रैक, कैरी ट्रैक। अब कैरी ट्रैक जो है वो देखो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया कि भाई कैरी ट्रैक कैसे लेकर आए। कैरी ट्रैक के अंदर क्या होगा कि ये सारी चीजें जो है वो आपस में जब हम मिलाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, कैरी ट्रैक बनेंगे। यानी कि मैं क्या हूं, वो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कैरी ट्रैक बन जाएगा। अब आपको ये शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन शायद आपको याद होगा कि ये जो मैं स्टेट है ये कैसे लेकर आता था, याद है आपको? भाई स्टेट के अंदर भी ये होता था ना कि जो मेरा पुराना वाला जो डेटा था, यहां पर मैं और आपको पीछे लेके जाऊं, ये देखो ये स्टेट क्या है, असल में आउटपुट है, यही है ना। ये स्टेट जो है ये आउटपुट होता था, और आउटपुट कैसे निकलता था, हम क्या करते थे कि पुराने वाले इनपुट को सबसे पहले तो करंट इनपुट को करंट पैरामीटर से मल्टीप्लाई करते थे, और फिर पुराने वाले स्टेट को जो शुरू में 0 होता था उसको हम मल्टीप्लाई करते थे पुराने वाले पैरामीटर से, और दोनों को जमा कर देते थे। सही है, सही है, और उसके बाद जो आउटपुट आता था वो हमारा नया स्टेट हो जाता था, यानी पुराना वाला आउटपुट नया वाला स्टेट बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से समझ में आ गई ना बात?
यही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। हमने क्या किया, आउटपुट निकाल लिया, सही है। आउटपुट निकालने के लिए हमें ये 3 काम करने हैं। हमने ये वाला काम किया, ये इसने अलग, वहां पर एक ही लाइन में बता दिया, ये अलग अलग बताया। यहाँ पर पहले हमने क्या किया कि अपना जो इनपुट है उसको W ऑफ I से मल्टीप्लाई किया, फिर W ऑफ F से मल्टीप्लाई किया, फिर W ऑफ K से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद पुराने स्टेट से इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या निकाला, I ऑफ T, F ऑफ T और K ऑफ T। इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास C ऑफ T आ जाएगा। जैसे पहले हमारे पास स्टेट आ रहा था, इस वक्त हमारे पास जो है वो कैरी ट्रैक आ जाएगा। ये I K F क्या है सर? अच्छा, ये बिल्कुल तुमने अच्छा सवाल किया। ये W ऑफ I जो है, मैं बताता हूँ तुम्हें, W ऑफ I जो है वो इसकी आइट्रेशंस है ना। जैसे ये है ना, जैसे T+1 है ये, तो ये इसकी आइट्रेशंस है कि हम किस कहाँ पर हैं। W ऑफ I, W ऑफ F, W ऑफ K जो है, ये इसकी आइट्रेशन है कि हम किस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। हमारे पास अब 3 आइट्रेशंस हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक है CT, यहाँ पर है CT+1, सही है, यहाँ पर है CT-1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पर कहीं पर W ऑफ I, तो अब इसको मैंने एक नाम दे दिया, मिसाल के तौर पर मैंने कहा CT ऑफ I। CT ऑफ I का मतलब है किसी पोजीशन के ऊपर का कैरी ट्रैक, सही है। तो मैं जब यहाँ पे कह रहा हूँ W ऑफ I, इसका मतलब है एक पोजीशन के ऊपर, ith पोजीशन के ऊपर का W उठा लिया मैंने, और F पोजीशन का भी W उठा लिया, और K पोजीशन का W। इसका मतलब मेरे पास जो है वो W है वो 3 है, सही है। यानी कि 3 मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स है, नहीं स्टेप, 3 एरे हैं जिसके अंदर W पड़े हुए हैं। एक W जो है वो ith पोजीशन में पड़ा हुआ है, एक F पोजीशन पर और K पोजीशन पर, यानी कि मेरे पास 3 पोजीशन आ गई हैं। ये फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे लग रहा है कि इसके अंदर I जो है वो करंट पोजीशन है, तो F का मतलब है उससे पहले वाली पोजीशन या बाद वाली पोजीशन, और K का मतलब है उससे पहली वाली पोजीशन। तो इस तरह 3 पोजीशन आ गई। इसी तरह मेरे पास B भी जो है वो 3 पोजीशन में है, और U भी 3 पोजीशन में है, ठीक है, सही है। लेकिन स्टेट जो है वो एक ही पोजीशन के ऊपर है, सही है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है ये, अब I पोजीशन के अंदर मेरा टोकन मिल गया, F पोजीशन का टोकन मिल गया, और K पोजीशन का टोकन मिल गया। 3 पोजीशन के टोकन मेरे पास इस तरीके से आ गए। बी क्या, बी दोबारा बता दो, क्या कह रहे हो? बी क्या है? बी यार बी नहीं जानते आप लोग? ये 22 है ना? 22 है भाई। सही है। अब इसके अंदर क्योंकि नॉर्मली 22 एक होता था तो हम सिर्फ बी लिखते थे, यहाँ पर 3 पोजीशन के 22 है, तो तीनों को हमने, एक को बी आई का नाम दे दिया, एक को बी एफ का नाम दे दिया, एक को बी ऑफ के का नाम दे दिया। अब क्या किया मैंने, ये वाला काम जो है ये यहाँ पर देखें आप, मैंने इनको यहाँ पर जमा भी किया है, U0 UW ये वो। अब मेरे पास जो है वो, मेरे पास कैरी ट्रैक क्या है, कैरी ट्रैक इसका जो आउटपुट है इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया, तो मेरे पास जो है वो कैरी ट्रैक अगला वाला बन गया, करंट वाले का अगला वाला। यानी जो मेरा करंट ट्रैक है उसका जो +1 है, जो अभी मेरे पास करंट टोकन है, उसका अगला वाला जो है वो मेरा ये करंट वाले का आउटपुट होगा। सही है। यही चीज तस्वीर में भी लिखी हुई है कि भाई तस्वीर के अंदर CT-1 किस में चला गया, इसमें चला गया, सही है। यस सर, सही है। और उसके बाद जो है वो नया आपने यही वाला काम, ये वाला काम दोबारा किया आपने। जब दोबारा आपने किया तो आपके पास CT आ गया। पहले क्या था, CT-1 था, अब आपके पास क्या आ गया, CT आ गया। CT को आपने जहां पे भी यूज किया, लेकिन CT को जो है वो आपने आगे भी लेके जाएगा। यानी CT को आप जो है प्रोसेस के लिए यूज करते हो, ठीक है, और CT को आप दोबारा कंप्यूट भी करते हो अलग से। 2 अलग अलग काम कर रहे हैं। यानी कि आउटपुट में भी आप देखो, आउटपुट के अंदर भी आपके पास CT आ रहा है ये CT। आप इस बात को समझो कि आपने क्या किया है कि आउटपुट के अंदर आप CT को यूज कर रहे हो ना, बिल्कुल सही है। लेकिन आप जो है वो अलग से प्रोसेस कर रहे हो। इस प्रोसेस के अंदर करंट आउटपुट को आप इस्तेमाल नहीं, इनपुट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। और इसकी मदद से आप अलग से अगला वाला CT जो है वो खुद प्रोसेस कर रहे हो, ये अलग प्रोसेसिंग है। यानी 2 प्रोसेसिंग हो रही है, एक ये वाली और ये वाली, और एक ये वाली।
ये चीज जो है वो तस्वीर में बताई गई है। तस्वीर में ये कह रहा है कि आप जो है यहाँ पर ज्यादा अच्छा क्लियर नजर आ जाएगा। आपने क्या किया कि सीटी को आपने यहाँ पे यूज कर लिया ना, यहाँ पे सीटी को यूज, और पुराने वाले स्टेट को भी यूज कर लिया, लेकिन आपने फिर सीटी को अलग से प्रोसेस किया और बाहर से उसको कंप्यूट करके CT+1 बना दिया। सही है। यानी कि आप जो है वो आपके पास जो सीटी का मतलब, देखो यहाँ CT1 से और -1 से परेशान नहीं होना है। मतलब ये है कि ये मैं यहाँ पर करंट टोकन मेरे यहाँ पर है, ठीक है। ये मेरे पास कहाँ से आया, ये पिछले वाले से आया है। पिछले वाले से कैसे आएगा, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ मिलेगी। मिसाल के तौर पर अब मुझे ये वाला जनरेट करना है, सीटी अगले वाले टोकन को जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ वो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास जो आउटपुट आया है, आउटपुट T जो है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ CT+1 की कैलकुलेशन के लिए। CT+1 की कैलकुलेशन के लिए मैं आउटपुट T को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ के मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से निकाल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरा आउटपुट निकल आया, सही है। अब इसके अंदर देखो, इस वाले तीनों के अंदर IT, FK और KT के अंदर क्या कहीं पर मैंने आउटपुट यूज किया है? नहीं, ये अलग से हुआ, ये अलग से। और इसी को मैंने फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके CT+1 बना लिया। सही है। तो अब मेरे पास जो यहाँ पर यही सेम चीज इसने तस्वीर में बताई है कि भाई मैंने जो CT था उसको मैंने आउटपुट के प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखो, अगर आप ये देखें, जो मैंने आउटपुट जनरेट किया है इसके अंदर करंट वाला जो है वो कैरी टोकन जो है वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन नए वाले को बनाने के लिए मैंने ये वाला आउटपुट इस्तेमाल नहीं किया। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी तस्वीर है इसके अंदर हर मर्तबा जो करंट स्टेट है वो पिछले वाले आउटपुट से मिलके बनता है। जबकि कैरी ट्रैक के अंदर जो नया वाला कैरी ट्रैक है, कैरी टोकन है सॉरी, वो जो है वो पिछले वाले आउटपुट से मिलके नहीं बन रहा। नहीं है, बिल्कुल सही है। यही चीज तस्वीर में है कि स्टेट जो है, देखो स्टेट कहां से आ रहा है, स्टेट यहां से प्रोसेस होने के बाद इसके इस वाले आउटपुट के अंदर स्टेट मिला हुआ है। ये देखो यहाँ पर, सही है। और CT भी मिला हुआ है, दोनों चीजें मिली हुई है ना। आपको एक इनपुट मिला हुआ है, एक स्टेट मिला हुआ है और एक कैरी ट्रैक मिला हुआ है। लेकिन कैरी ट्रैक +1, हाँ बोलो। CT बनने के लिए आउटपुट की जरूरत है, आउटपुट बनाने के लिए CT की जरूरत है, लेकिन CT बनाने के लिए आउटपुट की जरूरत नहीं। हाँ, अब जो अगला वाला CT होगा जिसको हम कह रहे हैं CT+1, उसके अंदर आपने आउटपुट को बाईपास कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि इसको आप समझें, ये नमक था, सही है, और ये थोड़ा सा पानी है, और ये बहुत सारा पानी है। ये एक जग है पानी का और ये एक गिलास है पानी का, सही है। और ये एक नमक है। आपने नमक को पानी के गिलास के साथ आधा गिलास पानी में मिलाया तो ये बहुत ज्यादा नमकीन पानी है। ये एक जग है पानी का। आपने क्या किया, इस नमकीन पानी की मदद से इस जग को प्रोसेस किया और एक आउटपुट निकला। इस आउटपुट के अंदर जो पानी के अंदर से नमक है वो बहुत कम फील होगा क्योंकि एक जग सादा पानी था, सही है। अब अगर फर्ज करो कि मैं इसी आउटपुट को यहाँ पर लेके जाऊंगा और ये भी फर्ज करो एक बड़ा जो है वो जग है पानी का, तो क्या होगा, तो यहाँ पर पानी जो है उसके अंदर नमक की इफेक्ट जो है और कम हो जाएगा। लेकिन मैंने एक चालाकी ये की भी है कि मैंने यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट इसको बाईपास कर दिया, इस आउटपुट के साथ मिलाया नहीं। यानी एक जग पानी के साथ मैंने मिलाया नहीं इसको। तो मिलाने से क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर जो है वो आधा गिलास पानी और आधा गिलास नमक है, इसी को मैं आगे ले गया, सही है। अब यहाँ पर मेरा जो नया वाला कैरी टोकन है उसके अंदर आधा गिलास पानी और आधा गिलास नमक ही है। तो जब मैं इसके अंदर इसको मिलाऊंगा तो इसके अंदर इसका इफेक्ट भी आ रहा होगा और इसका इफेक्ट भी आ रहा होगा, डबल इफेक्ट आ रहा होगा। तो अब जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि मैंने एक जग पानी और नमक मिलाया है, तो यहाँ पर पानी कितना हो गया, 2 जग, सही है। तो 2 जग पानी के अंदर मुझे नमक कम नजर आएगा, लेकिन साथ साथ मैंने थोड़ा सा नमक और यहाँ पे डाल दिया है, सही है। अब मिसाल में ऐसे देता हूं कि भाई आप जो है वो क्या एग्जांपल दूं, आप जैसे आटा गूंद रहे थे, ठीक है, तो आपको पता है ना आटे में भी थोड़ा सा नमक डलता है, पता है आप लोगों को, सही है। अब आटे में आपने आटा गूंद लिया, फिर पता लगा यार कुछ मेहमान आ गए, अब आपको 5 रोटियां ज्यादा बनानी है, तो आप क्या करोगे, कर देंगे ना, हम आटा बढ़ा देंगे। लेकिन जब हम आटा बढ़ा देंगे तो आटे में जो हमने पहले नमक डाला था उसका इफेक्ट कम हो चुका होगा।
और अब रोटी फीकी महसूस होगी आप। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नमक और डालना पड़ेगा। तो अब आपको रोटी फीकी महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर भी यही है कि आपने पुराने वाले आटे के अंदर, जिसके अंदर पहले से नमक वमक मिक्स हो चुका था, वो भी आप यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उस नमक के रेशो को भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो इफेक्ट जो है वो नमक का भी उतना ही होगा जितना यहाँ पर है। नमक का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ, आटे का इम्पैक्ट भी वही रहा और नमक का इम्पैक्ट भी वही रहा। ना रोटी ज्यादा नमकीन लग रही है, ना वो ज्यादा फीकी लग रही है, उसका टेस्ट जो है वो बरकरार है, टेस्ट जो है वो बरकरार है। सही है, समझ में आ रही है ना? आज छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी अहमकाना है, किसी को बताना नहीं। अपनी एग्जाम, मेरा नाम मत लेना, सर ने कहा था, अपनी तरफ से बता देंगे ऐसा। सही है, तो ये दैट्स इट बस। उसके बाद की सारी कहानी जो है वो यही है कि जी आप जो है वो LSTM की लेयर ऐड कर देंगे, ठीक है, एक्टिवेशन कर देंगे, और आपके पास जो है वो एक्यूरेसी जो है वो 89% तक आ जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ो और उसका सवाल करो। उसने कहा एक रीजन तो ये है कि आपने जो है हाइपर पैरामीटर्स जो है वो सही से अपना एफर्ट ही नहीं कि उनको सही करने, ट्यून करने में। सही है, हाइपर पैरामीटर ट्यून का मतलब है कि आप नंबर ऑफ न्यूरॉन बढ़ा दें, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस बढ़ा दें और नंबर ऑफ ये चीजें बढ़ा दें। ठीक है, और रेगुलराइजेशन सही नहीं की। सही है, तो ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा एक और चीज भी है कि जैसे जैसे जब है वो सेंटेंस बढ़ना शुरू होते हैं, जैसे जैसे सेंटेंस बढ़ना शुरू होते हैं, उसकी अंदर हर वर्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, उसको समझना मुश्किल हो सकता है। सही है, ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटेलिजेंस का भी प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की। आपको एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाए और बोला जाए बताओ भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो हो सकता है उसके अंदर बात समझ में आपको ना आए। होता है ना ऐसा? यस सर। लेकिन अगर छोटे छोटे सेंटेंस हो, उसी में बात हो, तो आपको समझ में आ जाती है। तो ये यही कह रहा है कि बट देयर आर फार मोर डिफिकल्ट नेचुरल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आउट देयर वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एल्गोरिथम विल बिकम अपेरेंट इन पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसरिंग एंड मशीन ट्रांसलेशन। यानी जहां पर आपके पास छोटे सेंटेंस होंगे वहां पे LSTM बहुत अच्छा करेगा। छोटे का मतलब ये नहीं कि 4 लाइन वर्ड वाले, मिसाल के तौर पर अगर 15 या 20 जो है वो वर्ड के अंदर एक सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो अगर एक ही सेंटेंस के अंदर 400 होंगे तो वहां पर कहानी जो है वो मुश्किल हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टैक ओवरफ्लो पे जाता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो में जो है वो इतनी मर्तबा मैं जा चुका हूँ कि वो मुझे ब्लॉक ही कर देंगे। आप यार ये क्या बंदा आता है और सवाल करके जा, जैसे मिसाल के तौर पर ये इतना बड़ा सवाल है, देख रहे हो, ये आप इस सवाल से ये पता कराना कि यार ये क्या पूछना चाह रहा है, ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। सही है, लेकिन अगर आपके पास ये छोटा सेंटेंस है, इसको समझना आपके लिए आसान हो सकता है। तो अगर मैं आस्क PIIC की बात करूं, तो अब इसके अंदर देखें सवाल जो है वो छोटे छोटे। लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन कैसे करेंगे? ये तो मैंने आज अच्छा, पता नहीं यार, इसका लॉगिन भूल जाता हूँ बार बार। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस छोटे हैं तो आपको इनको समझना आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको 2 चीज बताना चाह रहा था। इसके अंदर एक तो ये कि LSTM के अंदर लॉन्ग टेक्स्ट जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन मैंने 1-2 जगहों पर ये जुगाड़ देखी है कि वो लोग क्या करते हैं कि जब लॉन्ग रिव्यू होता है उसको क्या करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं या 3 हिस्सों में, यानी कि उसको सेंटेंस वाइज जो है वो ब्रेक कर देते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी सर, सही है। आपके पास एक बड़ा टेक्स्ट है, आपने उसको सेंटेंस वाइज ब्रेक कर दिया और हर सेंटेंस का अलग जो है एनालिसिस किया और उस अलग एनालिसिस को आपस में मर्ज कर दिया। उड़ेंगे कैसे, टोकन बना के? हाँ, सेंटेंस वाइज टोकन बनता है ना। जैसे वर्ड टोकन को हम वर्ड में कन्वर्ट कर, वर्ड को टोकन मतलब टेक्स्ट को टोकन में वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस तरह टेक्स्ट को सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये मैं ख्याल से बता भी चुका हूँ। तो आप जो है वो सेंटेंस में कन्वर्ट करें और हर सेंटेंस का अलग जो है वो सेंटीमेंट पता करें और उसके बाद जो है वो डिसाइड कर लें कि यार पोलिंग करा लें कि भाई सबकी सेंटेंस के अंदर क्या है। मिसाल के तौर पर 4 सेंटेंसेस जो है उसमें कुछ भी लिखा हुआ और एक सेंटेंस में सिर्फ गुड लिखा हुआ है, तो आपकी पोलिंग के अंदर ये हो जाएगी एवरेज, मैक्सिमम, इस तरह की चीज़ जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारी जुगाड़ें जो है वो जैसे जैसे आप काम करना शुरू कर देंगे आपको ये करनी पड़ेंगी, ये आदि शुरू हो जाएंगी ना। अभी तो हम सिर्फ सिंपल चीज़ें पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम मिस आउट कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि फिर जो है वो हम अगली क्लास के अंदर एडवांस रिकरेंट के ऊपर आ जाए। ठीक है, कोई भी सवाल हो, कोई ओंगा बोगा भी आ रहा है तो कर लिया करो, मुझे अच्छा फीडबैक मिल जाता है, फिर मैं अच्छा आपको जवाब दे सकता हूँ। और अगर किसी को सवाल नहीं करना तो वो ये बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ टेंसर फ्लो की फीस क्या है सर देने की, मालूम है सर आपको? यार अब वो मुझे भी इंटरनेट भी चेक करना पड़ेगा, मेरे भी चेक नहीं किया। ओके सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। $100 है सर, $100 मैंने देखा था वो गूगल पे। $7 है, $7 है। $7 या $100? $100 तो हो सकती। चेक कर लेते हैं। $100 बहुत ज्यादा है भाई। यहाँ पे तो $100 आ रहा है भाई। $100 है। ये तो इन्फो क्यू के ऊपर है ना, हो सकता है इनके पास पुरानी इंफॉर्मेशन। सर $100 है। $100 नीचे लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है सर, नीचे मतलब ऊपर इसी पेज पे, इसी पेज पे। ये मैं कब तक पे कर दी है? हेडिंग के नीचे लिखा हुआ था सर ऊपर स्टार्ट में। तो सबसे ऊपर चले जाए। ये ना एग्जाम $100 की। ठीक है, ठीक है। ये मैं कब तक पे करनी है? यार ये जब भी आप दे दो, पढ़ लो तो फिर दे देना। बस ये मेहनत कर लो। टेंसर फ्लो अगर आप लोगों को आ गई और आप इसके सर्टिफाइड हो गए तो बहुत जबरदस्त बात है। सर आपने जो डेटा दिया था इस पे वर्किंग की थी, तो इस पे सर मैंने कुछ जिस तरीके से। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे, थोड़ा अपना स्पीकर के करीब। सर ये जो आपने असाइनमेंट के लिए डेटा दिया था इसके ऊपर सर, इसके अलावा मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना दूसरी लेयर दूसरी जगहों से पढ़ के अप्लाई की थी, तो मेरे पास जो है ना इसकी एक्यूरेसी जो आ रही थी वो 94% आ रही है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी कौन सी वाली? सर वैलिडेशन अच्छी आ रही है, जबरदस्त। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। सर एक मैक्सपोल की लेयर लगाई थी, कोविड 1D लेयर लगाई थी। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने काम किया, मैक्स पूल किया, इससे आप एवरेज आउट कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आई लाइक दिस आइडिया। यही आइडिया मैं अभी कह रहा था कि यार आपने जैसे 10 सेंटेंस से ब्रेक किया और इसके बाद एवरेज ले लिया, तो ये आपने इसके लिए मैक्स पूल लगा दिया, जबरदस्त यार। आई लाइक योर अप्रोच। सर को दिखा भी दो। हाँ, तो शेयर करना चाहेंगे आप अपना एक्सपीरियंस? यस सर। बिलाल भाई मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, आप अपना फेसबुक आईडी दे देगा या मुझे ऐड कर लेगा? ठीक है। अच्छा भाई, जरा बताते भी रहो, सबको आवाज तो आ रही है ना भाई? अपने अपने माइक बंद कर ले सब लोग। स्क्रीन नजर आ रही है? सर स्क्रीन नजर आ रही है? यस यस आ रही है। सर ये तो उसी तरीके से जो आपने जो डेटा दिया था उसको अनजिप सही है, जबरदस्त।
सिर्फ टोकनाइज वगैरह करके सारी चीज़ें यहाँ पे आके उसकी पैडिंग करके पैड टू सीक्वेंस इसका ये लेयर जिसके अंदर मैंने देख तो ये जैसे मैक्स कोड की अच्छा, अब तुम ऐसा काम करो ना, इसको मुझे बताओ, इसको दोबारा मॉडल ट्रेन करने में कितना टाइम लगता है नॉर्मली? सर इसके ऊपर अभी तो सिर्फ 2 ही पोच चलाई हैं, तो ये जो है ना तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट ले लेता है। जीपीयू इनेबल किया हुआ तुमने? सिर्फ ये पोच चलाना। नहीं, मैं कह रहा हूँ जीपीयू इनेबल किया हुआ रन टाइम में? जी सर किया हुआ है। ठीक है, जबरदस्त। तो मैं कह रहा था कि इसको अगर तुमने बगैर उसके चला के देखा तो क्या एक्यूरेसी आ रही थी, और उसके बाद लगाने के बाद क्या एक्यूरेसी आ रही है? सर उसमें तो एक्यूरेसी काफ़ी इस तरीके से जो है ना कम आ रही थी। कितनी आई थी, एनी गेस? सर 80 कुछ % जो है ना, आई थिंक वो भी पता नहीं रखा होगा। अच्छा सर, आपसे ये पूछना था, इसके बाद जब मैंने इसको इस तरीके से चलाया तो यहाँ पे जब मैं मॉडल फिट कर रहा था तो इस पे एरर दे रहा था। एरर दिखा रहा था। इस वाले सेल से नीचे की तरफ एरर आ रहा है ना, तो वो जरा वो वाला सेल के ऊपर आओ ना, ये तो अभी मॉडल ट्रेन हो ही रहा है। इस सेल में जब मैं ये फिट कर रहा हूँ तो इसमें जो है ना ये मॉडल इनपुट पे इशू आ रहा है, इनपुट का पैरामीटर डिफरेंट है। तो मैंने सेम ही इस पे जो है ना इधर लेयर्स वगैरह कम कर। नहीं, मैं कह रहा था, मैं एक बात कह रहा था कि आपने यहाँ पर जो है ये लगाया है 1 एम्बेडिंग फ्लैटन, ठीक है, और ये एक्टिवेशन किया हुआ है, और यहाँ पर क्रॉस एंट्रोपी की हुई है। तो ऊपर वाले मॉडल दिखाओ जरा मुझे। यहाँ पर जैसे आपने ये मैक्स फीचर है, ये कितने लगाए हैं यहाँ पर? 12,000, और नीचे आपने मैक्स फीचर कम कर दिया, 12,000 दे दिए। तो मैक्स फीचर इतने ज्यादा नहीं दे दिए कुछ? खैर, नीचे आओ। मुझे लग रहा है कि तुमने जो दूसरी मर्तबा मॉडल बनाया है, इसके अंदर तुमने कोई इनपुट के अंदर कोई जो है ना वो गलती दे दी है, इनपुट लेंथ जो है वो या कुछ इस तरह की कुछ दे दी, जिसकी वजह से जो है जब तुम मॉडल को फिट करा रहे हो तो एरर आ रहा है। अभी कर रहा था तो फिर अभी मैं कर रहा था तो क्लास। चलो तुम अभी कर लो, शाम तक कर लो, अगर कोई मसला आता है तो फिर हम जो है तुम मुझे फेसबुक में मैसेज कर देना, हम इसको देख लेंगे। सही है? यस सर, ठीक है सर। सर मेरे पास भी एक मसला आ रहा था, आपसे शेयर कर सकता हूं? हाँ, बोलो, बिल्कुल। ये जैसी स्क्रीन बंद करता है आप दिखा देना अपना मसला। जी। सर क्लास एंड हो चुकी है क्या? क्लास जो है वो ये जो इस तरह के मसले मसाइल हैं वो भी क्लास का ही पार्ट है, लेकिन आप अगर जाना चाह रहे हैं तो चले जाएं, काम से आना है। कहाँ जाओगे संडे के दिन? नाम और रोल नंबर लिखना।
हाँ मतलब सामान वामान लेने जाना होगा, घर वाले बोल रहे हैं भाई संडे का दिन है सामान लेकर आओ, ये सारे काम सर हो जाते हैं। जाना तो था वैसे। हाँ सर जाना ये है, एरर चले आ जाना, रहा था 10 मिनट के बाद चले जाना, खत्म नहीं होने वाली है। देख लो जरा, एरर चलो एरर ठीक है। एरर एरर देखने से भी अंदाजा होता है ना, वो वाले काम नहीं करना जो जिस पे एरर आना शुरू हो जाए। तो ये भी एक सॉल्यूशन ही अच्छा। तो तुम्हारे पास क्या एरर आ रहा है भाई? सर कोडेड ये कांट बी डिटेक्ट बाइट कोड इज कंसिस्टेबल इनवैलिड स्टार्ट बाइट। ये तुम्हारा डेटा जो है कहीं ना कहीं पे खराब है ना, इसको तुमने पेंडास में लोड किया है क्या? नहीं सर, ये बुक का ही कोड है और ये हम्म। है ना, तो मैंने सिर्फ है ना जो IMDb डेटा सेट था उसको मैंने अनजिप किया है यहाँ पे अपनी है ना हाँ, कोलैब की फाइल में। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये डेटा जो है ना अभी भी जो है ये जो है ये टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो है वो है। तो इस ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो है शायद कहीं डेटा अभी भी गलत हो रहा है। सर तो अगर किस तरह अनजिपिंग इसको सही ना सॉल्व हो किया पाए, जाए? अगर अनजिपिंग सही ना हो पाए तो फाइल टूट जाती है और जो ब्रेक होता है वो उसी तरह शो होता है। एक काम इसका अच्छा आइडिया ये है कि आप जो है ना अपना फाइल जो है अपने लोकल कंप्यूटर पर अनजिप कर लें। अनजिप करने के अच्छा बाद जो अनजिप फाइल है उसको फिर आप अपलोड कर दें कोलैब के ऊपर और वहां पर प्रोसेस कर लें, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और डेटा भी जो है वो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और मिसाल के तौर पर किसी जगह पे एरर आएगा ना तो वो अपने डेटा में आप लोकल कंप्यूटर पर एक्सेल में खोल के डायरेक्टली देख भी सकते हैं। सर बहुत स्लो होता है फिर उससे ना मॉडल ट्रेनिंग वगैरह, तो अगर हम डायरेक्टली नहीं इससे बहुत से लोग करें। क्यों होगा, ये भी तो अनजिप करके कर रहा है ना, ये अनजिप नहीं कर रहा है क्या? हाँ ये भी कर रहे हैं अनजिप लेकिन करके कोलैब पे उठा लो ना फिर। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डेटा आप अनजिप करो, उसमें लोड होने में टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टेक्स्ट डेटा है कितनी अगर अच्छा इंटरनेट है तो 10-15 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद चलाते रहो। अच्छा आप कह रहे हैं कि और अपनी लोकल उस पे ना पहले अनजिप कर लूँ हाँ, फिर अपलोड और करूँ। अगर तुम ज्यादा काम मुसलसल काम करोगे तो इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो जो है ये मशीन डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो बजाय ये कि आप जो है वो अनजिप करने के बाद जो अनजिप वाला डेटा है वो लोकल कंप्यूटर से इस पे अपलोड करो। आप पहले गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो। सही गूगल है। ड्राइव पे अपलोड करने के बाद उसके अंदर कोशिश करना रूट के ऊपर करना या किसी फोल्डर बना के करना और उसके सही बाद उसको इससे कनेक्ट करा दो। यहाँ पर जो है ना गूगल ड्राइव जो है बड़े आराम से कनेक्ट हो जाएगी, तो मैं जो है वो बार बार अपलोडिंग की कहानी भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। जैसे लिंक दे दिया मैंने अपनी ड्राइव अपने फोल्डर हाँ का, इस तरीके से ये वाला काम मैं करा चुका हूँ चैप्टर 5 के हिसाब से। CNN वाले में कन्वोल्यूशन हाँ है। ठीक है। सर इनके ठीक है सर। कोड में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही क्योंकि मैंने यहाँ पे किया हुआ ये बिल्कुल प्रॉपर चला था। अच्छा बताओ देखो जरा। हाँ मैंने बुक से ही किया था बिल्कुल एज इट इज, बुक का ही मैंने कॉपी किया हुआ। भाई की राय ले लेते हैं, वहाँ दोबारा कोड दिखाओ। अच्छा हाँ भाई तुम बताओ तुमने यहाँ पर क्या डिफरेंट था जो इन्होंने नहीं किया है? सर इन्होंने ये जो IMDbr के अंदर डाला है ना, तुम्हारी आवाज बड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा माइक के करीब लाके बोलो बात। हेलो सर ये IMDb के अंदर जो इन्होंने किया है, इसके अंदर जो है ना मैंने यहाँ पे किया है, मेरा बिल्कुल प्रॉपर चला है जिसके अंदर DIR ट्रेन तुमने शायद आपने मुझे क्या याद किया? आ रहा है मैं एक चीज बताता हूँ शायद मुझे याद आ रहा है कि इसके अंदर ना आपको फॉर्मेट लगाना होता है। मेरे यस पास सर। इस वाली चैट पे नहीं है, पिछली वाली चैट से मैं वो तुम्हें वो फॉर्मेट निकाल के देता हूँ। अच्छा बड़ा अच्छा दिख रहा है, एक मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ करना जरा। अच्छा एक सेकंड। देखो इस तरह की बातें करते हैं ना तो फिर हमें सब चीज़ें याद आती है। मैं जरा अभी जूम पे जाकर मैं अभी जूम पे जा रहा हूँ और वहाँ पर जो है वो मेरे पास पिछली जो क्लास थी आई होप कि उसकी चैट मेरे पास अवेलेबल हो ना, तो मैं आपको उस चैट को सेंड करूँगा। अच्छा आजाद आपका मैंने ये लिंक खोला है, इस पे आपकी आ नहीं रही आईडी। अच्छा यार एक सेकंड में दोबारा देता हूँ।
हाँ वो गलती से टाइमलाइन का दे दिया था, ये लीजिए। दोस्त बिलाल इसको ट्राई करके देखें प्लीज। ओके आई सेंड मैंने फ्रेंड को भेज दिया। अच्छा बिलाल, ये आपने कोड भेजा है, मसलन मैं अगर ये जो गूगल को लैब पे साइड पे लिखा था अपलोड, मैंने वहाँ से करके देखा तो जो 6 चैप्टर के जो एक डाटा वहाँ से अपलोड हो गया, लेकिन ये वहाँ से भी अपलोड हो जाता था लेकिन रन नहीं होता था। मैंने तो डायरेक्टली पहले अपने पास डाउनलोड करके फिर इसको जो है ना अपनी ड्राइव में अपलोड करके फिर वहाँ से जो है ना नहीं, मैंने दोनों जगह रखा इसको, दिन में पता नहीं कितनी मरतबा चलाया, लेकिन इसका सबसे इशू इसमें ज़्यादातर इसलिए आ रहा था कि ये BZ2 की फाइल्स थी, तो ये जो है ना सिंपल जिससे अनजिप से अनजिप नहीं, इसके लिए BZ2 का अपना फॉर्मेट लगा के जो है ना इसे अनजिप करना होता है। लेकिन अनजिप की तो ACMLD भी इसकी भी थी और ग्लव की भी थी, है ना? वो जो थी ना उनका फॉर्मेट जिप फॉर्मेट में था, इसका BZ2 फॉर्मेट में। अच्छा, मेरे पास अभी मुझे कोड नहीं मिल रहा है, तो मुझे वो कोड मिलते हैं तो वो भी शेयर कर दूंगा। इसके अंदर ना आपको थोड़ा सा ना इसके अलावा भी एक मसला है कि इसके अंदर जो है ना आपको टेस्ट का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, UTF-8 में लाना पड़ेगा। तो मैं जो हूँ उसके वो अभी मेरे पास हमने पिछली क्लास के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी, तो मेरे पास चैट आता है ना, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा आपकी फेसबुक ग्रुप पे। ठीक है सर, शेयर कर देना ग्रुप पर। सर बिलाल का मैंने काम देखा था, इसने जिस तरह रन किया ना उस तरह से रन हो रहा है तो बस ठीक है। तुम्हारे और बिलाल में फर्क क्या है? लेकिन सर बुक का ही था वो वाला। नहीं, लेकिन तुमने ऐसा क्या काम किया जो बिलाल ने नहीं किया और तुम्हारे पास एरर आ रहा है? नहीं, मैं सर कोई और हूँ, वो एरर वाला कोई और है सर। ठीक है, तुम आपने एरर वाला जो है उसका लिंक मुझे शेयर कर दो तो मैं देख लूंगा एरर, और उसके अंदर जो जुगाड़ है वो लगाकर मैं देख लूंगा, या अगर मुझे पहले जुगाड़ मिल गई तो मैं तुम्हें जुगाड़ भी बता दूंगा। ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ सर पेज पे एरर। ठीक है, ओके यार, थैंक यू। चलो फिर ठीक है। सर एक इशू, हाँ बोलो सर। सर वो आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर की हुई थी, वो जो मेरी एक्यूरेसी का इशू आ रहा था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, काइंडली आप अगर उसको थोड़ा सा देख लें। चलो मैं आज फिर देखूंगा, आजकल मेरे पास एक दो काम ऐसी एक्यूरेसी। हाँ ठीक है, मैं देख के बताया था, तो मुझे याद सर ये कल पेपर देने की कोई टाइमिंग है या फिर किसी भी टाइम दे सकते हैं? किसी भी टाइम दे सकते हैं। ओके सर, ओके। वो वीडियो देख लें, उसमें सब कुछ है। हाफिज़। अच्छा ओके भाई, चलो फिर एंड करें इस मीटिंग को। की यार अभी तक नहीं मिली है। ओके, अल्लाह हाफिज़। की नहीं